फॉरेस्ट्री में अपना जो सेकंड पेपर का बी सेक्शन है, इसमें अभी तक हम लोग लगभग 3 सब्जेक्ट हैं जिन्हें स्टडी कर चुके हैं। उसमें अपना अगला सब्जेक्ट आएगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर इसके सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं तो जो अपना IFS का सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उनमें कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ प्रोटेक्शन पे डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन फॉरेस्ट। ये इन्होंने तो सीधी सी है, उनका मतलब यही था कि भाई ये फॉरेस्ट को डैमेज करने वाली एजेंसी है तो इनसे भी प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन से भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो उनका कहना सही था, बट इसे हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोलॉजी जो अपना पहला चैप्टर था उसमें इस मुद्दे को डिस्कस कर लिया था कि कैसे एयर पॉल्यूशन है, एयर में मीन्स डस्ट है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, वो कैसे डैमेज पहुंचाते हैं, जिसमें एसिड रेन भी इंक्लूड हो जाता है, या आप ओजोन भी ले सकते हो उसमें। एक और था रोल ऑफ एफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रीजनरेशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, यानी कि कार्बन सिंक से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ मुद्दा है नहीं। एक और पॉइंट है साल्वेज ऑपरेशन, कि जो भी कोई नेचुरल डिजास्टर है, सपोज आपके एरिया में आपने एक एरिया में प्लांटेशन कर दी थी, उसमें बोल दिया था कि ये जो प्लांटेशन है 40 साल बाद हार्वेस्ट कर लेंगे, यानी कि रोटेशन ईयर आपका 40 ईयर का था, फिक्स कर दिया, प्लांटेशन कर दी। अब सपोज अगले 20 साल बाद उस एरिया में कोई तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाती है और वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, आपके जो पेड़ हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं। अब ऐसे केस में क्या करोगे? एक ऑप्शन नहीं कि नहीं भाई मैंने बोला था कि 40 साल बाद हार्वेस्ट करेंगे, पेड़ गिर गया, मैं नहीं देखने वाला, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो अपने फार्म में 40 साल बाद ही कदम रखूँगा। तो इसमें क्या है कि जो टिम्बर टूट के गिर गया वो उखड़ चुका है, कुछ दिनों बाद अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो टर्माइट है, इंसेक्ट पेस्ट उस पर अटैक कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, तो वो जो कुछ मिल भी सकता है समथिंग वो भी पूरा गया। सेकेंड थिंग ये भी हो जाता है कि उस पर इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक होता है साल्वेज ऑपरेशन, वैसे सिल्वीकल्चर में डिस्कस कर लेते हैं इसे। इसका पर्पज़ जो होता है, मतलब जो होता है कि अगर सपोज कोई पेड़ आपका जो है वो टूट के, सपोज ये कुछ डंठल यहाँ रह गया, स्टम्प रह गया और ये टूट के गिर गया है पेड़ आपका, तो ठीक है गिर गया है तो इसे काट लो, इसे हार्वेस्ट कर लो, सुखा लो और यूज करो, उसे मार्केट में बेच दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, छोड़ देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा इसमें ये कर लेते हैं कि सपोज कोई पेड़ था अपने पास, ये एक पेड़ ले लिया और इसकी एक कोई ब्रांच थी, टहनी थी, और दूसरी ये टहनी थी, ये टहनी सपोज टूट करके डैमेज हो गई, तूफान आया, तूफान में टहनी टूट गई। अब ऐसे केस में अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो रैप्चरिंग वाला पार्ट है, जहाँ से वो रैप्चर हो गया है, वो क्या है, एक टाइप से ओपन हो गया है, वॉन्ड जो घाव है वो दिख रहा है। उसका रिजल्ट होगा कि जो हवा से फंजाई है, जो बैक्टीरिया है, वो आराम से उस पर अटैक कर सकते हैं। इंसेक्ट हैं बहुत सारे जो हार्डवुड वोरर, जो लकड़ी के अंदर घुस जाते हैं, तो इस टाइप के जो इंसेक्ट हैं वो उसमें अंदर इंटर कर जाते हैं और उसका रिजल्ट होता है वो इस मैल लकड़ी को खोखला कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो इस केस में जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो आपको कुछ ऑपरेशन करना पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं साल्वेज ऑपरेशन। साल्वेज मतलब एक टाइप से बचाना। तो आपका काम है कि ये जब रैप्चर हुआ है तो इसे सही से काट दो यहाँ प्रॉपर तरीके से, और फिर उस पर कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन लगा दो। कुछ नहीं मिल रहा तो जैसे गोबर वगैरह लगा देते हैं, उसे वहाँ लगा दो। गोबर क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप मिट्टी उठा कर लगा दोगे तो देयर इज़ पॉसिबल कि मिट्टी में नेमेटोड्स हों, बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं, आपने उल्टा वहाँ पर एरिया साफ करके और बैक्टीरिया वगैरह को वहाँ पहुँचा दिया। जबकि गोबर के साथ क्या होता है कि एक टाइप से वो जो फर्मेंट होके आया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आया एनिमल के, तो वो पहले से बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उसमें उम्मीद की जाती है कि उसमें जनरली जो बैक्टीरिया वैसे जैसी चीज़ें हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। हालांकि कुछ मीथेन वाली कॉजिंग जो है, क्योंकि सेलुलोज है उसका फर्मेंटेशन हो रहा होगा, तो वो बैक्टीरिया उसमें उम्मीद है मिल जाएंगे आपको, क्योंकि गोबर काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है कई बार। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे या ऐसी फंजाई नहीं मिलेंगी जो हमारे प्लांट को डैमेज कर सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें हम वहाँ लेप कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली फॉरेस्ट्री फिर हम वही है कि कुछ सॉल्यूशन लेते हैं उसके लिए और वो सॉल्यूशन लगा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें थी अपनी सिलेबस की जो यहाँ फॉरेस्ट
प्रोटेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं थे। रिमेनिंग अपना पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा। अब अपने पिछले साल के क्वेश्चन का एक एवरेज देख लेते हैं, क्योंकि वही है एवरेज। देखो इसमें तो लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन अपने आ ही रहे हैं, यानी कि इसमें मेहनत बर्बाद नहीं होने वाली है, अपनी मेहनत बिल्कुल पूरी सिक्योर है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में 3 पिलर हैं। एक जो कोर एरिया है, दूसरा जो एक है फॉरेस्ट पैथोलॉजी और फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। ये भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से ही लिंक हैं। जैसे कि आपका अगर सिलेबस को देख लो आप, तो सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजुरीज बाय इंसेक्ट, यानी कि ये बात कर रहा है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं। नर्सरी डिजीज है, ये पैथोलॉजी में आ जाता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया फंजाई है जो यहाँ डिजीज कॉजिंग कर रहा है। अब अच्छी बात यह है कि ये जो एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी है यही सबसे रट्टा मार पार्ट होता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक नेम आ जाते हैं। और जो नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उन्हें ये झलती नहीं है चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारा प्रेशर है और कॉस्ट बेनिफिट होता नहीं है इसका, स्पेशली जो अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वाले से रट्टा मार लें। अब इसमें होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन आए हैं उनमें जनरली जो अपना टिपिकल पार्ट है उससे क्वेश्चन आए ही नहीं है। जैसे आप लास्ट जस्ट एग्जांपल के लिए पिछले 3 साल के भी देख लो, तो क्या है कंट्रोल फायर, कंट्रोल ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन फॉरेस्ट हेल्थ, फॉरेस्ट फायर, ग्रेजिंग सिस्टम, ग्रेजिंग रीजन, यानी कि जो अपना कोर एरिया जिसे बात कर रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जो टिपिकल पार्ट थे एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से वहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे आपको, देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन कोशिश यही होगी कि वो एरिया जो ज़्यादा टिपिकल हो सकते हैं उन्हें आपको स्कैप कर लो और वो बता दिया जाएगा आपको। लेकिन वो चीज़ें जिन्हें हम आराम से समझ सकते हैं एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी में, जैसे कंट्रोल मेजर्स है, उन पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, उन्हें कर सकते हैं, तो आसान चीज़ हैं उन्हें करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है अपना वो है क्या। कभी लिखना हो इंट्रो वगैरह में तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन क्या है, या तो ऐसा लिख के आ जाता है कि अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, या फिर सिंपल सा है कि एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम जो फॉरेस्ट है अपना उस पर जो डैमेज कॉजिंग जो एजेंसीज हैं उनकी स्टडी के कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वो डैमेज कैसे पहुंचाती हैं, और अगर ये डैमेज पहुंचाती हैं तो उस डैमेज को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो डैमेज है उसका इफ़ेक्ट को कैसे कम किया जाए। इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। यानी कि करते क्या है, एक तो हम स्टडी करते हैं कि अपने पास जो फॉरेस्ट है उसको कौन सी एजेंसीज हैं जो डैमेज कर रही हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं। सेकेंड पिलर, इनकी डैमेज कैसे कर रहे हैं, यानी कि वे इनका डैमेज करने का। तीसरा रहेगा कि ये जो एजेंसी डैमेज कर रही है इन्हें कैसे रोका जाए। फोर्थ पॉइंट, अब अगर इन्हें डैमेज कर दिया है तो जो डैमेज का जो इफ़ेक्ट है उसे कैसे कम किया जाए। अब आप थक गए हो, आपको बुखार तो आ चुका है, लेकिन कैसे वो फीवर का जो इम्पैक्ट है उसे कम किया जाए जिससे वो उतना इम्पैक्ट ना दिखे। तो वो जो सारा चीज़ जो स्टडी करते हैं वो करते हैं अपन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर। डेफिनेशन पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन याद रहेगी। नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो अपने फॉरेस्ट को डैमेज करती है। अब डैमेज को एक सिंपल से ग्राफिक्स में समझ लेते हैं। जैसे ये रहा अपना फॉरेस्ट, तो कौन हो सकता है, एक तो सीधा हम करते हैं इंसान, दूसरा अपने जो जानवर हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ, तीसरा हो सकते हैं फंजाई बैक्टीरिया यानी कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी वाला पार्ट, इंसेक्ट वगैरह, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक कैसे, जैसे अभी उत्तराखंड में फ्लड आ गई, ग्लेशियर एकदम पूरा खिसका, या ग्लेशियर नहीं था, जो भी है वो जो भी मलबा है एकदम खिसका, तो साइड में जो वेजिटेशन थी उस पूरे को साफ कर दिया। तो इस टाइप से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक मीन्स क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक जो भी लेना हो, तो इस टाइप के जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं। तो इसमें हम एक एक करके इन्हीं सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे ये बोला जाए कि काइंड्स ऑफ डैमेजेस, तो क्या हो सकते हैं, एक तो होते हैं मैन मेड डैमेज। इंसान कौन कौन से डैमेज पहुँचाता है,
फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करके, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके, लॉपिंग और पूचिंग करके। पूचिंग मतलब वाइल्ड एनिमल की जाती है, पेड़ों की नहीं की जाती। इंक्रोचमेंट, जंगल की ज़मीन पे कब्जा करके। फॉरेस्ट फायर है, डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल है, उनके अपने डैमेज करने के तरीके हैं। डिजीज में है, मीन्स बीमारियाँ जिसमें अपन पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। नर्सरी इंजरीज ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डैमेज ड्यू टू अदर प्लांट्स। कई बार क्या होते हैं कि जंगल में कुछ अदर प्लांट्स होते हैं जो अपने जंगल को डैमेज पहुंचाते हैं, जैसे कि एक्जोटिक ट्री स्पीसीज, वो भी डैमेज पहुंचाती है। तो यहाँ पर एक मोटा माटी हो गया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुँचाते हैं और हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में क्या पढ़ना है। फिर ये जो फैक्टर्स हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बार बार दो टर्म आएंगे कि प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स। ये क्या होते हैं? देखो, मैं आपको पीटने वाला हूँ तो प्रिवेंटिव का मतलब कि मैं आपको पीटूँ, आपने ऐसी कुछ मेजर्स लिए कि मैं आपको पीटूँ, वो कंडीशन ही ना बने। यानी कि कोई इंसेक्ट है या कोई फैक्टर है जिसने फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब कि जो एजेंसी उस पर इम्पैक्ट करेगी, पहले ही ऐसी कंडीशन डेवलप करो कि वो चीज़ आए ही नहीं। और रेमेडियल का या रेमेडीज का मतलब क्या है कि वो आई, उसने पीट के चला गया, ठोक पीट के चला गया। तो अब यहाँ पर जो डैमेज पहुँचा है, कैसे उस डैमेज को कम किया जाए। यानी कि प्रिवेंटिव और जो रेमेडियल मेजर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि एक जो है वो कंडीशन जो बन रही है, एक तो उससे पहले ही अप्लाई हो जाता है कि कंडीशन ना बने। सेकंड है, जब फॉरेस्ट को कोई डैमेज हो जाता है तो सेकंड बाद में अप्लाई होता है। जैसे कि पहली कंडीशन है कि जंगल में आग ना लगे, और दूसरा भाई लग गई तो कैसे उस आगे का जो इम्पैक्ट है जो जंगल पे पड़ने वाला है, जो इकोसिस्टम पे पड़ने वाला है, उसे मिनिमाइज किया जाए। तो प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स, दो टाइप के मेजर्स बार बार आएंगे। और जब भी आपको क्वेश्चन लिखना है, लिखने में आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें एक साथ में भी लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछा कि फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स होना चाहिए, तो आप प्रिवेंटिव रेमेडियल को अलग अलग लिख के एक साथ इनलिस्ट कर सकते हो। वहाँ पर अगर उन्होंने सेपरेट पूछा तब अलग बात है, अदरवाइज आप एक साथ लिस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा पॉइंट आपके बढ़ जाते हैं। अब इनमें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट आएगा वो है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरीज बाय मैन। ह्यूमन बीइंग कैसे फॉरेस्ट को इम्पैक्ट देता है, उसके डैमेज जो है उन्हें पढ़ लेते हैं। अब ये डैमेज कौन कौन से हैं? पहला आएगा डिफॉरेस्टेशन, जंगल को साफ कर देना। तो इन्हें एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से डैमेज पहुंचाते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपना डैमेज आ जाता है। और हाँ, इसमें दो तीन और है कि वैसे तो जब भी अपने एक एक करके जैसे डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन के वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज सभी से ओवरऑल से है, तो वो ये रहे, इन्हें क्वेश्चन पढ़ लेना। इनका कहने का मतलब कुछ नहीं, जब एक एक करके सभी पढ़ेंगे तो इन्हें आराम से कर सकते हैं। जैसे डिस्क्राइब द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन दीज कैन बी चेक्ड। कि एंथ्रोपोजेनिक जो है, तो अब ये सारी चीज़ें उसमें आ गई उसके अंदर। अब अपना पहला पढ़ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो जंगल का एरिया है आपने उसे साफ कर दिया, लेकिन केवल जंगल को साफ करने का मतलब डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। इस एरिया को आपने साफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफॉरेस्ट हो गया। अगर आपका इंटेंशन है कि हम इसे साफ करने के बाद दोबारा से प्लांटेशन कर देंगे, जैसे कि अपन क्लियर फिलिंग सिस्टम में करते हैं। आपके पास सपोज 100 हेक्टेयर का एरिया है, आपने पूरे को क्लियर किया और वापस इसमें प्लांटेशन कर दी, तो हम उसे डिफॉरेस्टेशन नहीं बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है आपने जंगल को साफ कर दिया विदाउट एनी इंटेंशन कि हम वहाँ दोबारा से प्लांटेशन करेंगे। आप वहाँ प्लांटेशन करना ही नहीं चाहते, बस आपने साफ कर दिया विदाउट द इंटेंशन ऑफ रिफॉरेस्टेशन। उस केस में ही हम इसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो फर्स्ट तो मुद्दा ये है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। अब बात आती है कि डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करते हैं।
अब कॉजेज में क्या है, सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे कॉजेज है वो है लैंड का डाइवर्जन। जैसे कि सपोज आज के अपने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि अपना कोस्टल है जो है, कोस्टल में अपने शिप बिल्डिंग के आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनमें यह है कि सपोज ये पूरा मैंग्रोव एरिया है, वहाँ पर बोला कि नया हार्बर बनाएंगे, नया पोर्ट बनाना है, तो फिर उन्होंने उसे साफ़ करके यहाँ शिप के लिए पूरा एक पोर्ट बना दिया। तो ये पूरा जो मैंग्रोव्स का एरिया था वो साफ चला गया। जो अपना मुंबई का था एक फॉरेस्ट है, एरे फॉरेस्ट, वो आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है, याद होगा, क्योंकि वो पूरा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने उसे साफ कर दिया, उसकी साइड के लिए। सेकेंड ये भी है कि आजकल फॉरेस्ट फायर है। लास्ट ईयर अमेजन में जो फॉरेस्ट फायर लगी थी वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, एक टाइप से वर्ल्ड लेवल पे एक एजेंडा बना कि भाई ये फॉरेस्ट फायर की वजह से ऐसा हो रहा है। फॉरेस्ट फायर के 2-3 काफ़ी अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हुई थी। तो आपकी जो नोट्स हैं उसमें स्टडी में जो केस स्टडी दी गई है कि वो फॉरेस्ट फायर हुई है तो उसमें कितना कितना डैमेज पहुंचा है। जैसे शायद ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें 10 मिलियन के आसपास, यानी कि 1 करोड़ के आसपास जो वाइल्ड लाइफ है वो डेथ कर गई थी। और शायद है जो एनिमल्स थे 10,000 के आसपास, जो ऊँट थे 10,000 कैमल, नॉट एनिमल, 10,000 जो कैमल्स थे उनको मारने का ऑर्डर दे दिया गया था कि भाई हमारे पास पानी है नहीं, ये 10,000 ऊँटों को क्या करेंगे, इन्हें मार डालो। तो इस टाइप की जो चीज़ें स्लॉटरिंग चल रही है वहाँ पर, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही है। तो ये भी एक चीज़ चल रही है कि भाई फॉरेस्ट फायर कैसे फॉरेस्ट को डैमेज करती है। और भी है, अब जैसे डाइवर्जन की बात कर ली जाए तो एक डाटा था अपना कि हमने अभी तक देश आज़ाद हुआ तब से हमने अभी तक कितना जो ज़मीन है उसे डाइवर्ट कर दिया गया। टोटल अभी तक जो डाइवर्टेड है वो है लगभग 7.5 मिलियन हेक्टेयर। अब ये होता क्या है, जैसे कि कहीं कोई माइनिंग एरिया निकालना है, ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट एरिया से निकल ही जाती हैं। कोई कैनाल का प्रोजेक्ट है, तो इस टाइप के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनमें फिर लैंड डाइवर्जन की चीज़ें जुड़ी ही होती है। तो इस टाइप से डाइवर्जन का इशू चल रहा है। और क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की इशू है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल रहा है। फिर वहाँ पर वही कोशिश की जा रही है कि ये कम से कम हो, लेकिन जहाँ वो पहुँच जाते हैं कम्युनिटी राइट के नाम पर, वो एरिया तो बर्बाद होना ही होना है। फिर आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी दिक्कत आ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो अपनी फॉरेस्ट है वो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन इस टाइप का नहीं हो रहा है कि आपका जंगल साफ हो गया हो, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी क्वालिटी पे। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जो वेजिटेशन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले कोई वेजिटेशन जो ट्री स्पीसीज थी वो इस टेम्परेचर जोन में उगती थी, अब वो शिफ्ट होकर के पहुंच गई हैं इस टेम्परेचर जोन में, क्योंकि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो पहले इस जोन में टेम्परेचर जो 30 से 40 डिग्री के आसपास रहता था वो अभी ये पहुंच गया 40 से 50 का, और 30 से 40 अब हो गया इसमें, जो पहले हुआ करता था 20 से 30 का। तो वेजिटेशन धीरे धीरे जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो जो पहले का जो नेचुरल एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर रिजल्ट ये हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे क्वालिटी है उनकी वो डिक्रीज हो रही है, वेजिटेशन जो डाइवर्सिटी है वो कम हो रही है, और भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ है, ये भी डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रही है। इसमें आजकल अपना पॉपुलेशन प्रेशर है उसे भी समझते हो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है मार्केट में जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड क्रिएट हो रही है। फिर वही है, इलीगल तरीके से हम उनकी कटाई कर रहे हैं, ये चीज़ें चलती रही हैं। अब डैमेज करने के या डिफॉरेस्टेशन के ये तो सारे कॉजेज हैं ही हैं, इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज हैं जो सीधे सीधे समझ में आते हैं। इनमें एक है इजली अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड। देखो, दूसरा है, अगर कल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आपके सिटी में जयपुर के आसपास या भोपाल के आसपास एक नई यूनिवर्सिटी बनाना है, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें वो ज़मीन को टेक ओवर करना पड़ेगा। फिर उसमें फार्मर खड़े हो जाएंगे, एनजीओ का गैंग खड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से लोग हैं जो एक टाइप से मूवमेंट स्टार्ट कर देते कि भाई ऐसे कैसे ले लोगे हमारी ज़मीन।
लेकिन जंगल की ज़मीन पे क्या है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे कुछ मूवमेंट वगैरह चलने वाले होते नहीं हैं जनरली। तो इसका रिजल्ट ये होता है कोई भी इस टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, सबसे पहले हम फॉरेस्ट एरिया पे अटैक कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की साइड से भी होता है, दूसरा ये जो पब्लिक है उसकी साइड से भी है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इतना बड़ा होता है, ब्रॉड होता है कि वो जब भी कहीं भी जाए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया मिल ही जाता है। और वो माल बोलते हैं राज खाजी काम चल रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रोचमेंट आसानी से हो जाते हैं। तो एक ये मुद्दा है, डिपार्टमेंटल इग्नोरेंस है। और एक मेन मुद्दा आता है डिफेक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का। डिफॉरेस्टेशन के पीछे एक मेन इशू ये भी है कि अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है वो उनमें भी उतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जिससे हम फॉरेस्ट को ज़्यादा एम्फसाइज दे सकें उनके प्रोटेक्शन मेजर्स को। अब इसके पीछे रीज़न ये हो सकते हैं कि अपनी जो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 की, उस टाइम पे अपने देश की समस्याएं अलग थी। उस टाइम पे अपने इशू थे वो प्रोडक्शन थे, एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसको दूर करना था। जो फूड है उसकी सप्लाई से रिलेटेड थी, इसलिए हमने डाइवर्जन को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो। पॉलिसी में जो टर्न आया वो 1988 की जो सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उससे थोड़ा टर्न आया, हम कंजर्वेशन की तरफ गए। क्यों गए? क्योंकि अब वो टाइम आ गया था जब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसके इशू उस टाइम पे थोड़े हाईलाइट होने लगे थे। अभी भी पॉलिसी में अब उतने क्लियरिटी तो थी नहीं, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आ रही है जो 2018 का ड्राफ्ट है, उम्मीद है अगले साल तक वो पॉलिसी फाइनल होके आ जाए। थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल तक वो पॉलिसी आ जाए। तो अब जो नई पॉलिसी आएगी तो जो पॉलिसी की जो डिफेक्ट है, जो इशूज़ थे, ऐसे इशू जिन्हें पॉलिसी काउंटर नहीं कर रही थी, शायद है वो इशू अपने ख़त्म हो जाएंगे। और अब आगे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के है, जो डाइवर्जन है लैंड का, उसे हम लोग एक टाइप से काफ़ी हद तक लिमिट कर देंगे। तो ये रहा अपने के जो अपना फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, तो उसके कॉजेज। तो अभी तक हमने एक तो समझा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हैं वो देख लिया है। अब आती है कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो भाई इसका प्रभाव क्या है, हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, हम क्यों बोलना चाहते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके पीछे एक तो रीज़न है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो जो बड़ा सा एक फॉरेस्ट एरिया है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, यानी कि अपन बोलते हैं हैबिटेट डिसइंटीग्रेशन। तो हैबिटेट के डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, हैबिटेट का लॉस। अब जब सॉइल ओपन हो जाती है उसका रिजल्ट ये होता है कि जो या तो अपने पास जो फॉरेस्ट का एरिया वो उसकी क्वालिटी गिर जाए, वो डिटेरियोरेट हो जाए, तो उसका रिजल्ट आता है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पे। फॉरेस्ट क्योंकि ये अपने जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है वो एक टाइप से जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का वो एक हब की तरह काम करते हैं, पूरी वाटर साइकिल एक सेंटर का मैनेजमेंट का काम करते हैं। अगर फॉरेस्ट गए तो उस एरिया का जो इकोसिस्टम है, जो वाटर साइकिल है, वो भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, वाटर को रोकते हैं, रन ऑफ को रोकते हैं और उसे ग्राउंड वाटर में पर्कुलेशन का काम कर लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसे मेंटेन करने में काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, तो CO2 कार्बन सिंक का जो आप चल रहा है कि भाई फॉरेस्ट है तो कार्बन सिंक करेंगे, फॉरेस्ट ही गायब है तो काय का कार्बन सिंक। इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इकोसिस्टम तो ख़त्म ही हो जाता है। और सोशियो कल्चरल है जो ट्रैवल लाइफ है उस पर भी डैमेज पहुंचाता है। यानी कि जब से आपसे ये बात कर दी जाए कि जो फॉरेस्ट है उसके डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या लॉस है, तो लॉस जब भी आपको लिखना हो तो आप सीधे सीधे स्टेक होल्डर पे ध्यान दोगे कि एक तो है फॉरेस्ट वेजिटेशन, दूसरा उसमें रहने वाली है वाइल्ड लाइफ या इकोसिस्टम, नेक्स्ट है उसमें रहने वाले ट्रैवल्स, और आजकल ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर फॉरेस्ट को डैमेज किया तो क्या होगा, एक तो हैबिटेट वाइल्ड लाइफ वाला हैबिटेट गया, बायोडाइवर्सिटी गई, इससे रिलेटेड जो CO2 साइकिल है, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन साइकिल है, वो चीज़ें डैमेज हुई। जो ट्राइबल्स हैं उनकी इकोनॉमी पूरी फॉरेस्ट पे डिपेंड है, इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है क्योंकि ये फॉरेस्ट पे डिपेंड है, तो फॉरेस्ट में ही है तो इनका कल्चर सिक्योर है। जब फॉरेस्ट गायब हो जाता है तो इन्हें जंगल से बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर इनका ट्राइबल जो सोशियो कल्चरल वैल्यूज थी वो डैमेज होना शुरू हो जाती है।
और फिर अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात आती है कि आखिर ठीक है भाई, जो भी है हो गया, अब अगर हमें इसे रोकना हो तो कैसे करें, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मतलब डिफॉरेस्टेशन होने से पहले कि डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाए। तो उसका पहला तरीका है जो आजकल हम करते हैं, एक तो ये है कि अपने जो लॉ एंड ऑर्डर है, दिक्कत उनमें नहीं है, बस उनके इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ी इशू है। इम्प्लीमेंटेशन उस प्रॉपर वे में नहीं होते जिस हिसाब से उन्हें बनाया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का एक अच्छा तरीका होता है आजकल रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, उनको रियल टाइम लेवल पे उन चीज़ों को मॉनिटरिंग करना शुरू कर दो। अब आपने क्या है, अगर रिमोट सेंसिंग करना शुरू कर दी, जैसे फॉरेस्ट फायर है, आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया था कि कैसे जो ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम चलता है, तो वो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि फायर से जो डैमेज हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसे रोक रहा था। तो वहाँ पर जैसे रिमोट सेंसिंग काम कर रहा है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। दूसरा यहाँ पर है कि रिमोट सेंसिंग केवल वो फॉरेस्ट फायर मुद्दे पे नहीं है, जो रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो मॉडल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं, जैसे कि डिजीज़ मॉडल्स हैं, तो वो ये हेल्प करते हैं कि कब कौन सा इंसेक्ट अटैक कर सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या है इंसेक्ट की जो फॉरेस्ट को डैमेज कर सकता है, वो कंडीशन को कैसे चेंज किया जा सकता है जैसे इंसेक्ट डैमेज ना कर पाए। तो वो डिजीज़ मॉडलिंग है, वहाँ पर भी काम आ जाता है। हमें जो पॉलिसी है, पॉलिसी की जो अपनी गाइडलाइंस है, उन्हें भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे इस टाइप की चीज़ें ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर क्लियरिटी बढ़ जाए। एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। इसे भी पहले देख चुके हैं कि ये जो भी इल्लीगल जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचा रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि हम अवैध रूप से जंगल से लकड़ी को निकाल लेते हैं और उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा कि जो अवैध लकड़ी है, इल्लीगल कटिंग है, वो मार्केट में इंटर नहीं कर पाएगी। और इसका रिजल्ट होगा कि जब आपकी इतना काट के क्या फ़ायदा जब वो मार्केट में नहीं इंटर कर पा रहे, तो फिर इसका रिजल्ट होगा कि फॉरेस्ट को डैमेज करना आपका कम हो जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो उसमें एक तो रिमोट सेंसिंग होता है, दूसरा होता है पब्लिक पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इसे आप इस टाइप से ले सकते हो कि यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ ले लीजिए। अब जैसे अपने पास ये तो रहा फॉरेस्ट, अभी तक फॉरेस्ट को मैनेज कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट फॉरेस्ट की पूरी ओनरशिप है, लेकिन ये जो भी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, कई बार इस पर काम कर रहा है, नहीं चल रहा। इन्होंने बोल दिया कि रोड डलवा दी, रोड केवल पेपर वर्क है, ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पर जो ट्रैवल्स है इन्हें जेएफएम के अंडर ये ट्रैवल्स को भी इसके साथ पॉलिसी से लिंक कर दो, यानी कि डिपार्टमेंट जो रोड डलवाएगा उसके डलवाने में जेएफएम कमेटी का भी एक रोल रहेगा। दूसरा, अपन एनजीओ वाले हैं उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर दो। अगर और हो सकता है तो जो कॉरपोरेट सेक्टर है उन्हें भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल CSR, उसके थ्रू उन्हें भी लिंक कर दो। तो इस टाइप से क्या होगा कि केवल डिपार्टमेंट जो है वो उसके पास ओनरशिप तो है, लेकिन वो आपस में ही मिलकर के करप्शन जैसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। इसे अपन बोल सकते हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, पीपल भी है, पार्टिसिपेशन। तो इस टाइप से जो 4P वाला मॉडल हो जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबल है इन दिस रिस्पेक्ट में। और एक ये बोला जाता है कि हमें ये जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है इनका एक नेटवर्क बना देना चाहिए। जैसे अपन बायोस्फीयर रिजर्व की जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें होता क्या है कि जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व है कान्हा नेशनल पार्क, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट आया पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो उनके एक्सपीरियंस रहे, अगर नेगेटिव रहे होंगे तो उन्होंने कुछ चेंज किया होगा, फाइनली आकर के कुछ तो पॉजिटिव हुआ ही होगा उनका।
तो जितने भी वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व है इन्हें सबको एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क प्रोग्राम के थ्रू। उसका रिजल्ट क्या है कि अगर कोई साउथ इंडिया का कोई एक प्रोग्राम है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये जो अपना अफ्रीका है, अफ्रीका का कोई नेशनल पार्क था शायद केन्या का, तो उन्होंने क्या किया कि जो गैंडा होता है राइनोसिरोस, उसके सींग में, क्योंकि उसको जो हंटिंग की जाती थी उसके हॉर्न के लिए की जाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसके गैंडों को पकड़ते थे, उसके हॉर्न में होल करके उसमें पॉइजन भर देते थे। वो पॉइजन इस टाइप से करते थे कि जो उसके सींग का जो पाउडर है अगर कंज्यूम करता है तो उसका डाइजेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, मरेगा नहीं लेकिन वो मरने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और इन्होंने जो पोस्टर हैं वो नेशनल पार्क के अंदर लगाए, जैसे आप एडवर्टाइज करते हो तो रोड के किनारे लगाते हो, ये जंगलों में पहाड़ों पे बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। किसके लिए? कि जो इनकी हंटिंग करने आ रहा है वो इन पोस्टरों को देख ले। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हंटिंग करते थे उन्हें समझ में आ गया कि भाई इस टाइप की ये सींग है, सबको बर्बाद कर दिया इनने, तो मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, गोली मार दो उसे, वो पैसे और बर्बाद गए, क्योंकि वो सींग जो है उसका हमें कोई पैसे मिलने वाले हैं नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। ये किसने किया? केन्या वाले, जो भी उनका नेशनल पार्क था उसे, उनके एक्सपीरियंस को आसाम वालों ने पकड़ लिया और उसी एक्सपीरियंस को ऐसे ट्रायल हमने आसाम में किया और हमारा भी अच्छा रिजल्ट रहा। यानी कि हमें इस टाइप के जो नेटवर्क हैं प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, बर्ड सेंचुरी हो, जो भी हो, इन सब का एक नेटवर्क बना दिए, जिससे जब कोई एक एक्सपेरिमेंट करे कि कैसे डिफॉरेस्टेशन का ये कौन चीज़ को उनने कंप्लीट किया, कैसे उसे कंट्रोल किया, तो उसको दूसरे वाले यूज करें और अपने यहाँ भी उसे ट्रायल में यूज करें, जिससे वो भी उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो ये रहा अपना प्रिवेंटिव मेजर्स। अब बात आती है रेमेडियल मेजर्स की। जब डिफॉरेस्टेशन हो ही गया तो अब क्या करें? तो अब वही सीधी सी बात है कि अपना 4P वाला मॉडल्स है, यहाँ पर भी ले लेंगे अपन PPPP, और इन सब को पकड़ के बोलेंगे कि भाई कहीं प्लांटेशन वगैरह का वर्क करते हैं तो इन चारों को पकड़ के कंपा के अंडर कहीं प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन को प्रमोट कर लेंगे। दूसरा है, हमें एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा जो कॉजेज है वो है अवैध कटाई। लोग रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन प्रेशर का जंगल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरतें हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, ज़रूरतें हैं, इन्हें टिम्बर की ज़रूरत है, टिम्बर जंगल से काटा जा रहा है अवैध। तो आप इसे बढ़ाइए जिससे इनकी ज़रूरतें फॉरेस्ट पे ना होकर के हम एग्रो फॉरेस्ट्री से पूर्ति कर पाएँ, फुलफिल उधर से कर पाएँ। तो एक ये मुद्दा हुआ। दूसरा, हमें जो अपने फॉरेस्ट है उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे अपने पास 100 हेक्टेयर का एरिया है, वो प्रोडक्शन के अंडर था। फॉरेस्ट को भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को वो फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, जिसमें हम कॉमर्शियल एक्टिविटी कर लेते हैं, और दूसरा एरिया जो प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। पीरियोडिक ब्लॉक के भी इस टाइप से 2 पार्ट हो जाते हैं, कंपार्टमेंट के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन वाले हैं वो, अब सपोज आपके पास 100 हेक्टेयर का एरिया, 10 ट्रक ही टिम्बर निकल पा रहा है, तो मार्केट की जो ज़रूरत है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो आपका काम है कि कम से कम उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, जिससे मार्केट की जो ज़रूरत है उन्हें तो फुलफिल करो। जब आप कर पाओगे कुछ हद तक, तो फिर जो बचा एरिया है उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो हमें एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो कुछ सप्लाई यहाँ से हो जाएगी, कुछ सप्लाई यहाँ से हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी किसमें? टिम्बर के प्रोडक्शन सिस्टम में और उसकी हार्वेस्टिंग में, जिससे कोई और चीज़ें उन्हें लेके ना जाए। इसके अलावा हमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट टिम्बर फार्मिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं है, वैसी कॉन्ट्रैक्ट टिम्बर फार्मिंग को प्रमोट करो, जिससे इंडस्ट्री की सप्लाई लिंक की जा सके। लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई अगर तुम जंगल को ऐसे करोगे तो तुम्हें इतने की सज़ा मिल जाएगी। लोगों को पहले पता ही नहीं होता है, बोलते सरकारी माल है कौन सज़ा देगा, जब 500-1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उन्हें समझाओ कि भाई इसमें जाओगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत सज़ा मिलती है, अगर तुम जेल में चले गए तो तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे। तो इस टाइप से समझाना भी पड़ता है।
और एक और है कि लोग हैं, जंगल जो ट्राइबल्स हैं वो भी तो टिम्बर काटते हैं क्योंकि उनके घर के चूल्हे जलने हैं। तो फिर उसमें यही है कि जैसे प्रधानमंत्री जो गैस सिलेंडर वाला जो स्कीम थी, तो उसके थ्रू ने एलपीजी है, क्लीन फ्यूल है, उसकी सप्लाई करो, तो जिससे डिपेंडेंसी कम हो। यानी कि जो फॉरेस्ट डैमेजेज हैं, डिफॉरेस्टेशन है, उनके जो ऐसे फैक्टर जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर जो ह्यूमन प्रेशर है उनको कैसे कम किया जा सकता है, उन फैक्टर पर हमें काम करना है। दूसरा जो नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज कौन से, जैसे स्काई से मीन्स फॉरेस्ट फायर वाले। फॉरेस्ट फायर में हम आगे देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ह्यूमन फैक्टर पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर जैसे आसमान से आग गिर गई, मीन्स आसमान से लाइटनिंग हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ और जंगल में आग लगी, तो आप उसे थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पर हम लोग एक रेमेडियल मेजर्स में लिख सकते हैं। अब इस पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं। व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आराम से लिख सकते हो आप। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन अवर कंट्री, 5 मार्क का है। और फॉरेस्ट डिक्लाइन, फॉरेस्ट की डिक्रीज होने पे आपको 2.5 मार्क में एक शॉर्ट नोट्स लिखना था, यानी कि डिफॉरेस्टेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो उम्मीद है इतने में आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हो। अब देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो जैसे कि अभी तक अपना डिफॉरेस्टेशन था, बिल्कुल लगभग उसी पैटर्न पे आगे के सभी छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स रहेंगे, सभी बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि ये क्या है, यानी कि उसकी डेफिनेशन। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है तो उसकी डेफिनेशन, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कॉजेज क्या है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। और अपना कोई भी टॉपिक होता है वो इसी फ्रेमवर्क में कंप्लीट हो जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देख लेते हैं। इसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अपना जो एग्रो फॉरेस्ट्री था उसमें से देख चुके हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश या एंड बर्न या एक्स कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और भी जो बाहर है फॉरेन में है और भी नाम है इसके। इसे हम लोग पहले ही देख चुके थे कि जैसे आसाम वाला रीजन है, ट्राइबल्स हैं, तो उनके पास ये जो एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था, वो आराम से उस एरिया में गए, वहाँ पर देखा, पेड़ों को साफ़ कर दिया, जिन्हें कट कर सकते थे उन्हें कट करके अपना जो भी झोपड़ी मकान जो बनाना था वो बना लिया। रिमेनिंग जो एरिया है उसे साफ़ करके उसमें खेतीबाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम तक खेतीबाड़ी की, 2-3 साल की। जब उसमें उत्पादन गिर गया तो उस एरिया को छोड़ के नए एरिया में शिफ्ट हो गए। तो इसे बोलते हैं लैंड रोटेशन सिस्टम। जैसे क्रॉप रोटेशन में जैसे आपके पास एक खेत होता है आज के टाइम पे नॉर्मल एरिया में, तो वो क्या करते हैं कि आपके पास ज़मीन है वो फिक्स है, जो किसान है ज़मीन है वो फिक्स है, वो पहले उसमें गेहूँ बोएगा, फिर चावल बोएगा, फिर कुछ और बोएगा। यानी कि वहाँ पर वो क्रॉप को रोटेट कर रहा है लेकिन ज़मीन सेम रहती है। यहाँ पर क्या है कि ये जनरली सेम क्रॉप लेते हैं। जैसे कि अगर ये बाजरा जुंडी ले रहे हैं या मक्का ले रहे हैं तो केवल मक्का ही लेते रहेंगे। बस ये क्या करेंगे कि हर साल 2-3 बार यहाँ पर मक्का ले लेंगे। जब उसका उत्पादन कम हो जाएगा तो ये नए एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्रॉप रोटेट नहीं होती, यहाँ लैंड रोटेट होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फिर इसके यही था कि कॉजेज क्या है। तो कॉजेज को हम लोग पहले ही देख चुके थे कि भाई जो ट्रैवल्स हैं वो आराम से उसे कर ही रहे हैं। एक था कि इसका भाई एक्सटेंट क्या है, यानी कि अभी अपने इंडिया में अगर टोटल ज्योग्राफी का पुल दिया जाए तो कितने बड़े एरिया में अभी भी ये कल्टीवेशन कंडक्ट हो रहा है। तो इसका यही है कि लगभग 8,500 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 70 साल का डाटा देखेंगे तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं पहले तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में जब सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसके बाद इसे थोड़ा प्रमोशन कम किया। और फिर ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है। ट्राइबल्स जो हैं जो माइग्रेटरी थे वो भी सेटल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है क्योंकि लोग अब सेटल होते जा रहे हैं। और जो ट्राइबल एरिया थे वहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड फैलो सिस्टम है उसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बीच में आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग से कोई साइंस डेवलप हुआ हो। एक तो वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें
जो ट्राइबल्स हैं एक किसी एरिया में गए, उसे साफ़ किया, 2-3 साल खेती की और फिर आगे बढ़ गए। नए एरिया को साफ़ करेंगे, 2-3 साल खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहा ट्रेडिशनल सिस्टम। अब ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ वही है कि उन्होंने 3-4 साल खेती करने के बाद उस एरिया को छोड़ के चले जाते थे, तो एरिया फिर धीरे धीरे डैमेज हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। अब पुराने टाइम पे इतना डैमेज होने के चांसेस नहीं थे क्योंकि पॉपुलेशन थी कम। जैसे आसाम की ले लो, तो देश आज़ाद होने से पहले आसाम की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। तो उसमें क्या था कि अगर उन्होंने इस एरिया को आज छोड़ा है, कल उधर जाएंगे, मीन्स 2-3 साल, तो इस टाइप से वापस उसी एरिया में आने में उन्हें लगभग 25 से 30 साल का पीरियड लग जाता था। यानी कि जो आज वहाँ पर बर्थ हुई है जिस बच्चे की, वो लगभग उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होनी होती थी, उस टाइम तक वो वापस आता था। यानी कि जहाँ पर वो पैदा हुआ वहीं पे उसके बच्चे भी बर्थ लेंगे। तो इस टाइप की लगभग 25 साल की साइकिल हुआ करती थी। बाद में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ट्रैवल्स की भी बढ़ी, और ये जो बाहर से सेटलमेंट हुई देश आज़ाद होने के बाद, तो आसाम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़मीन है वो सिकुड़ गई, फॉरेस्ट एरिया है वो कंसंट्रेटेड हो गए। तो आज अगर वो इस एरिया को छोड़ते हैं तो रिटर्न आने में उन्हें लगभग 7-8 साल में ही वापस आना पड़ता है। इसका रिजल्ट है कि वो जो एरिया है वो फॉरेस्ट में वापस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूस प्रेशर है तो वो डैमेज हो जाता है। तो अब इकोनॉमी भी ट्रैवल्स की भी नहीं सुधर पा रही है और फॉरेस्ट को भी डैमेज हो रहा है। तो इसका एक तरीका ये निकाला गया कि ये जो ट्रैवल्स हैं इनकी भी कंडीशन इम्प्रूव की जाए। अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी को यूज किया था, तो हाई यील्ड वैरायटी इन्हें भी दी जाए। तो इनका जो इम्प्रूव्ड फैलो सिस्टम है, इम्प्रूव्ड फैलो सिस्टम या इम्प्रूव शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसमें क्या करेंगे? पहला तो काम होता है कि जैसे ये एक इम्प्रूव सिस्टम है, तो यहाँ पर जो ये फूड क्रॉप उगा रहे हैं या वेजिटेबल जो भी ग्रो कर रहे हैं, ये इन्हें हाई यील्ड वाली दे दी गई। इसके साथ साथ इन्हें एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो भी सिखाई गई। इन्हें बताया गया कि कैसे आप इनका कल्टीवेशन करो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। सेटल लाइफ थोड़ी स्टार्ट की गई, तो जो गोबर वगैरह है, FYM फार्म यार्ड मैन्योर, उसको एडप्ट करना सिखाया गया, ग्रीन मैन्योर वगैरह सिखाया गया। प्लस यहाँ पर हमने अपनी प्लांटेशन भी कर दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, यानी कि इन्हें थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड फैलो सिस्टम में लेके आए। तो इस टाइप से अगर आपसे ये बोला जाए कि जो अपना क्लियर फिलिंग सिस्टम है उसके टाइप लिखो, तो आप 2 लिख सकते हो, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा इम्प्रूव्ड फैलो सिस्टम। अब बात आती है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इन्हें हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में देख चुके थे, तो यहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। डिसएडवांटेज के साथ यही है कि अगर यहाँ पर सपोज ये एरिया है, तो डिसएडवांटेज में किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? जब वहाँ पर आग लगाते हैं तो यहाँ पर पहले क्या थी, ऊपर फॉरेस्ट वेजिटेशन थी और नीचे ग्राउंड वेजिटेशन थी, जो भी नीचे ग्राउंड बायोटा था। तो ऊपर की वेजिटेशन डैमेज हो जाएगी, सरफेस सॉइल है वो डैमेज हो जाती थी, और नीचे की जो माइक्रोब है वो भी डैमेज हो जाते थे। पॉजिटिव में ये थी कि यहाँ पर जो डिजीज़ वगैरह है उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता था, एरिया को एक टाइप से सक्सेशन के लिए दोबारा से ऑप्शन मिलता था, दोबारा से चांस मिलता था, तो नई स्पीसीज आराम से उस एरिया में एंटर कर जाती थी। वहाँ पर आपको बताया था कि यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में बम्बू फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसके एक बिहाइंड में एक कॉजेज भी है उसका। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज वहाँ देख चुके थे। आपके नोट्स में ऐसे कुछ नाम लिख रखे हुए हैं कि इंडिया की कौन सी रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, या वर्ल्ड में किस कंट्री में से किस नाम से जानते हैं। ये अपने IFS के काम का नहीं है, बट क्या है, आप में से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है और उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स टाइप का है, तो वो इसे रट्टा मार लें। अपने IFS में इसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। अब एक आता है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वैसे ये चीज़ें अपन पहले देख चुके हैं वहाँ पर, बस यहाँ पर थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो पहला तो ये है कि अगर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैनेज करना है तो भाई ये लोग अपने ही देश के हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बैन लगा दो, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करोगे और उन्हें जंगल से बाहर निकाल के फेंक दो। आपको उन्हें कोई अल्टरनेट देना पड़ेगा। और अल्टरनेट का एक तो ऑप्शन, बेटर ऑप्शन ये है, आप उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ पर उन्होंने कर दिया है, जिस एरिया में वो अभी खेती कर रहे हैं, उन्हें उसी में एरिया में रोक दो, उन्हें नए एरिया में न जाने दो। अब वो मूव इसलिए करते थे क्योंकि जो फार्म है उसकी उत्पादन गिर जाता था 2-3 साल बाद, क्योंकि उसमें ऐड तो कुछ करते नहीं थे, बस लिया पानी, बरसात का पानी गिर गया, उसी में फसल कर रहे हैं 2-3, इसके बाद वो एरिया एक्सप्लॉइट हो जाता था, वो भाग जाते थे। तो अब उसमें करना क्या है, उन्हें जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं KVK, उनसे लिंक कर दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो सोशल फॉरेस्ट्री विंग है उससे लिंक कर दिया जाता है। NGO जो है उनसे लिंक कर दिया जाता है। तो जो इन्हें टेक्निकल, फाइनेंशियल और जो ट्रेनिंग वाला है वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। इससे होता क्या है कि वो जहाँ पर खेती कर रहे हैं उन्हें समझाया जाता है कि अगर इसमें पानी भी दोगे, जैसे जो अपना सोलर पंप वाली जो स्कीम चल रही है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसके थ्रू हम उन्हें सोलर सेल पंप वाले फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो अब इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई, उन्हें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इम्प्रूव करवा देते हैं, उसमें हाई यील्ड वैरायटी दे दी, अदर चीज़ें प्रोवाइड कर दी, फंड दे दिया। इससे क्या है कि जो इनकी घुमक्कड़ लाइफ थी उसे कर दिया सेटल। इन्हें एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी, इन्हें वहाँ पर भी पढ़ाया गया, तो ये वहीं पर टिक जाते। तो एक टाइप से तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अपना मणिपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनने फॉरेस्ट में ये पाम ऑयल का थोड़ा इशू था, अपनी बाहर से डिपेंड था, तो उन्होंने बहुत बड़े एरिया में पाम ऑयल की प्लांटेशन कर दी। तो ये जो ट्राइबल्स थे इन सबको लेबर फोर्स में काम करवा दिया। तो इस टाइप से उन्हें एक अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तीसरा काम किया जा सकता है कि हम लोग, जैसे आप अपने फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में इसी सेक्शन में लास्ट में एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री उपन धन योजना। तो यानी कि JFM है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन है, उसकी प्रोसेसिंग है, स्किल है, उससे रिलेटेड जोड़ दिया जाए। कुल मिला के सेंस यही है कि आपको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाओ उन्हें, जिससे उनकी फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो, और डिपेंडेंस कम होगी तो एक सेटल लाइफ, उस टाइप की चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई अल्टरनेट जॉब तो मिल जाएगी लेकिन फूड थोड़ी हो जाएगा, खाने के लिए वो मंडी पे डिपेंड नहीं हो सकते, कम से कम खाना तो उन्हें उगानी पड़ेगा। तो फिर उसके लिए यही कि जैसे होम गार्डन्स हैं उनकी थोड़ी फैसिलिटी दे दो, और ये जहाँ पर अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पर वही फेलो की जगह इम्प्रूव फेलो कर दो, या तुम क्या सिस्टम में लेके आ जाओ। तो इस टाइप से हम उन्हें पैसे दे देंगे, स्किल दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, NGO वगैरह के थ्रू ये इस टाइप की हेल्प करके हम उन्हें सेटल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एक्सटेंट कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कितना है, तो आपको बताया था 8400 किलोमीटर स्क्वायर का भी एरिया है इसके अंदर। डिस्क्राइब द एक्सटेंट, जब आप एक्सटेंट में लिखोगे तो आपको क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, एक तो डायग्राम बना दोगे, पूरा अपना देश का डायग्राम बना देना। अब इसमें अगर आपको थोड़े बहुत नाम याद रह गया ना कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस रीजन में क्या बोलते हैं, जैसे साउथ में से बोलते हैं कुमरी, तो इस टाइप से कुछ कर देना और बोल देना कुमरी, ठीक है। इधर का कुछ बोल देना शिफ्टिंग, और यहाँ पर जो है राजस्थान वाले हैं ये बोलते हैं बत्रा, अपना मुखर्जी नगर में है ना बत्रा सिनेमा, तो यहाँ पर राजस्थान वाले हैं बत्रा। इधर पे फिर कोई पोड़ू, पूनम वगैरह ऐसे नाम और चलते हैं, अगर याद हो तो ठीक है। एक्चुअल में एक्सटेंड में उसने पूछा था कि साउथ में तमिलनाडु में कितने % एरिया है, राजस्थान में कितने % एरिया जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंडर है। अब ये सारी चीज़ें हमें याद रखना पॉसिबल होता नहीं है, तो आप इसमें यही कि डायग्राम बना के ऐसा कुछ जहाँ सा क्रिएट कराओ जिससे टीचर को लगे कुछ तो बनाया है, और फिर एक्सटेंड में थोड़ा बहुत लिखू करके लिख देना कि भाई 8400 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है जो अभी शिफ्टिंग के अंडर है, और इसमें टोटल लगभग 40% एरिया तो अकेला अभी नॉर्थ ईस्ट में ही इसके अंडर है, रिमेनिंग पूरी इंडिया में 60% फैला हुआ है। तो इसका जो एक्सटेंड वाला मुद्दा है वो हो जाता है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अब मेथड वही है ट्रेडिशनल मेथड और इम्प्रूव्ड फेलो मेथड।
इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इफेक्ट किस पे? फॉरेस्ट पे, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उस पे, फॉरेस्ट का जो वाटर साइकिल है, CO2 साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है उस पर, ग्रोइंग स्टॉक पे उस पर, जो सॉइल है उसकी जो माइक्रोबायोटा है, सॉइल फ्लोरा फौना उन पर, वो सारी चीज़ें हैं आप इसमें आराम से कर लोगे। सजेस्ट सम सुटेबल अल्टरनेटिव टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? एक सीधा सा है, इम्प्रूव फैलो में डाल दो या तुंगिया में डाल दो, या फिर इनकी एग्रीकल्चर शिफ्टिंग की कंपेयर में इन्हें सीधे सीधे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कर दो, या फिर मणिपुर वाला एग्जाम्पल लिख दोगे उसमें कर दो। नहीं मिल रहा तो प्रधानमंत्री जो वन धन है उसके अंदर इन्हें डाल दो। तो एक टाइप से इनकी हैबिट ही चेंज कर दी। इकोनॉमी जो थी, जो फॉरेस्ट को खेती पे जो इकोनॉमी थी उसे वहाँ से हटा के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दो। आपको इकोनॉमी तो चेंज करनी है तो एक भी अल्टरनेटिव वो हो जाएगा। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इनलिस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन फॉरेस्ट। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिन्हें हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अपना। अब अपना अगला मुद्दा आएगा फॉरेस्ट फायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ऑलमोस्ट हर साल इससे एक क्वेश्चन आया है। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 में नहीं आया, फिर 12 में 2 आ गए। कंटिन्यू लगभग आपको 2001 से लेकर 2019 तक ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये तो सब लगभग जैसे फॉरेस्ट फायर है, ऐसी एक टॉपिक है ग्रेजिंग, वो है लगभग इन पर क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो इसे देखते हैं। अब फॉरेस्ट फायर पे क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट फायर को डिफाइन करने का कोई मुद्दा होता नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आखिर फॉरेस्ट फायर की कॉजेज है, किसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है, फॉरेस्ट फायर के टाइप्स क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव और रेमेडियल, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं फॉरेस्ट फायर का। और फिर कुछ केस स्टडी हैं जो आपके नोट्स में दे रखी हैं, उन्हें केस स्टडी को पढ़ लेना, स्पेशली उत्तराखंड का, क्योंकि फॉरेस्ट फायर का एक इम्पैक्ट है जो इस टाइप के हिमालयन रीजन में जब फॉरेस्ट फायर होती है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग में भी होता है। क्योंकि फॉरेस्ट फायर से जो कार्बन सूट निकलता है, यानी कि जो कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बर्फ़ में, और उसका रिजल्ट होता है कि जो अल्बिडो होता है, जो अपना जो ग्लेशियर है जहाँ पर अल्बिडो अपना लगभग 90% तक होता है, वो अल्बिडो गिर जाता है। अल्बिडो गिरने का मतलब है वहाँ पर वो ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जल्दी मेल्ट होंगे क्योंकि हीट ज़्यादा मिलेगी उन्हें, और वो रिजल्ट फिर ग्लेशियर की मेल्टिंग में, अनस्टेबिलिटी में आ जाती है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो उत्तराखंड वाली की स्टडी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर जो अपने फॉरेस्ट फायर है उसकी कॉजेज क्या है। तो कॉजेज की कैटेगरी में 3 कॉजेज मान के चलते हैं। एक तो होता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल में मतलब कहीं जंगल था, अपना थंडर स्टॉर्म हुआ, ऐसी आग तड़क धड़कती आई और पटक दिया। अब वहाँ नीचे गिरा, एकदम ज़ोर से होता वो आसपास फिर जंगल लग जाती है। अगर आपने वो जंगल बुक वाली, वो मोगली वाली मूवी देखी होगी तो उसमें जंगल ये काफ़ी अच्छी तरह से फिल्माया गया है, उसे देख सकते हो। दूसरा होता है गर्मियों में, ये जो बम्बू फॉरेस्ट है, ये तो बम्बू जैसा लगता तो नहीं है लेकिन ये बम्बू फॉरेस्ट ही है। गर्मियों में क्या होता है कि ये जो बम्बू फॉरेस्ट है जनरली बिल्कुल ड्राई होते हैं, हवा चलती है, 48-49 टेम्परेचर पहुंच जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो ये जब तेज़ हवा चलती है तो आपस में रगड़ते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि इनमें चिंगारी आ जाती है और आग शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पतली पत्तियाँ होती हैं, जो बम्बू का जो कलम है, उस कलम के चारों तरफ जो सीथ होती है, पत्ती जो लिपड़ी होती है मेन स्टेम से, सीथ बोलते हैं उसे, तो वो जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इस टाइप से बम्बू फॉरेस्ट से आग लग जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पर बाली जो आइलैंड है, वहाँ पर जैसे कोई वॉल्केनो फट गया, वॉल्केनो से लावा निकला। अब लावा जंगल में, क्योंकि पहाड़ी है, पहाड़ी के चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है, तो अब वो इस जंगल में जैसे ही लावा घुसेगा तो भाई यहाँ तो आग लगनी ही लगनी है। तो इस टाइप से लग सकती है। तो ये जो है
इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल कॉजेज, यानी कि जंगल में आग लगने के 3 कॉजेज होते हैं। एक है नेचुरल, जो लगभग टोटल फॉरेस्ट फायर के 5% ही बनाते हैं, और जो 95% जो हिस्सा बनाता है वो है आदमी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। अब ह्यूमन बीइंग में 2 है कि एक तो इसने गलती से लगा दी, चाहता तो नहीं था लेकिन अनइंटेंशनली लग गई इसकी केयरलेसनेस की वजह से, या एक वो भी हो सकता है कि जो इसने जानबूझ के लगाई हो। दोनों ही चीज़ हैं। तो नेचुरल जो लोग लगभग टोटल फॉरेस्ट फायर का अपने यहाँ इंडिया का लगभग 5% बनाता है, वो है अपना ये नेचुरल वाला। ग्लोबल लेवल पर अगर देख ली जाए तो ग्लोबल लेवल पे जब भी आप पढ़ोगे तो अपने यहाँ जैसे इंडिया में 95% अपन ह्यूमन बीइंग के थ्रू मानते हैं, ग्लोबल पे लगभग ये जो नेचुरल वाला है उसे लगभग 50-60% तक मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ये मान के चलते हैं कि हमारे इंसान जो है वो बहुत समझदार हैं, वो कभी जंगलों में आग नहीं लगाते। तो वो जो भी है उनका डाटा उनसे लेने दो, अपने से मतलब रखते हैं। तो अपना दूसरा मैन आता है कि मैन केयरलेसनेस या एक्सीडेंटल, यानी कि यहाँ पर इंसान ने सोचा नहीं था कि उसकी हरकतें जो है वो जंगलों में आग लगा देंगी। जैसे ये ताऊ है, ये जा रहे थे तेंदूपत्ता बटोरने, अब इनने बीच बीच में सुट्टा लगा दिया। अब पीछे देखो ग्राउंड में ये पूरी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये सुट्टा लगा के ना उसे पी करके जब लास्ट का बचेगा फेंक देंगे, बोलेंगे कौन रख के थोड़ी जाएंगे। अब ये तो छोड़ के तेंदूपत्ता बटोरने चले गए, वो वहाँ पर जा कर के आग लगा देंगे। तो इनकी दिक्कत है, यानी कि ये आराम से लगा दिया, तो ये एक्सीडेंटल है। दूसरा क्या है, आजकल के टाइम पे बहुत सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनसे लाइट बनती है, वो कहाँ है, डीप जंगल में कहीं बीच में पड़े हुए हैं। वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जो है वो जंगल में से निकलती है। अब ट्रांसमिशन लाइन के साथ दिक्कत होती है, कई बार बीच बीच में स्पार्किंग हो जाती है, या फिर ये ट्रांसमिशन लाइन की जो केबल्स हैं वो कई बार बीच में ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक हो गई तो वो जो हाई वोल्टेज होता है, तो जैसे ही वो टूटी तो वो जो नीचे है वहाँ आग लगनी ही लगनी है। और कौन सी ऐसी इंसानों हरकतें हैं, जैसे ये भाई लोग हैं, ये अवैध रूप से इलीगल तरीके से हनी कलेक्ट करने गए, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों को भगाने के लिए नीचे से आग लगा दी, धुआं लगा दिया। अब ये क्या, स्टार्टिंग में तो इनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो एक बार हनी मक्खियाँ थोड़ी रुक गई या भाग गई, ये इसे उठा के तो फेंक देते हैं कुन्ने में, और इनका पूरा ध्यान आ जाता है शहद पे। ये फिर इसके जो नीचे जलाया था उस पर ध्यान नहीं देते वो कहाँ फेंका, बस इनने बाल्टी में भरी कलेक्ट की उसे और भागते भागते आ गए घर कि भाई जल्दी भागो नहीं तो पीछे मधुमक्खियाँ खा लेंगी। तो ये तो भागा है, लेकिन जो नीचे जलाया था वो जंगल में छोड़ के आ गए, और फिर पता पड़ा कि 2-3 दिन में वो आग भभकती रही और वो उसने पूरा एरिया साफ कर दिया। पुराने ज़माने में अपनी जो ट्रेनें हुआ करती थी वो भी इस टाइप के काम करती थी, क्योंकि जनरली अगर आप कभी पुराने ट्रैकों पे जाओ ट्रेन वालों के, तो उनमें देखोगे कि जब ये ट्रेन की जो पटरी है ना, इस पटरी के दोनों साइड में वो यहाँ पर एक ट्रेंच बना देते हैं। ट्रेंच पैरेलल में चलती है। कई बार मैंने जस्ट एक बार समझ में नहीं आया कि भाई ट्रेंच किस लिए बन रखी है, तो पूछ लिया था, तो बताया कि भाई यहाँ पर ये ट्रेन जलती थी तो कोयला जो है वो छिटक के चला जाता था। तो ये मान के चलते थे कि अगर कोयला इधर में गिरा तो ट्रेंच थोड़ी लंबी होती थी हटके, तो अगर आग लगी भी तो ये ट्रेंच को क्रॉस करके जंगल में नहीं पहुंच पाएगी। तो ट्रेंच ऐसे लाइन, फायर लाइन की तरह काम करेगी। तो ये पुराने टाइम पे जो ट्रेनें हुआ करती थी उनका भी कोयला जो है, जलता हुआ कोयला है वो करा गया, या फिर यहाँ से जो धुआं छोड़ रहा है इसमें कुछ जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो कुछ जलते हुए कोयले जो है वो इसके धुएं के साथ उठ के फिर इधर घास आस उग रही सूखी वहाँ पर गिर गए तो फिर वहाँ पर इन्हें आग पकड़ ली। तो वो दिक्कतें हुआ करती थी। तो यहाँ ट्रेन वगैरह भी हैं पुराने टाइम की, तो वो लगा देती थी। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि एक तो नेचुरल कॉजेज देख लिए, दूसरा इंसान ने ही लगाई लेकिन केयरलेसनेस, जानबूझ के नहीं लगाई लेकिन बेनासमझी में उसने जंगल में आग लगा डाली। अब तीसरा आता है मैन्स डिलिबरेटली, वो जगह जहाँ इंसान जंगल में आग जानबूझ के लगाता है, हालांकि वो नहीं चाहता था जो हो रहा है। जैसे कि आसाम का केस स्टडी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें अच्छी है। एक तो ऐसे है कि बहुत सारे अपने जो ग्रासलैंड वाले एरिया होते हैं, तो जो आपने देखा होगा अपने यहाँ यूरिया DAP है, ये कैसे बनाते हैं, हड्डियों से।
तो जानवरों की जो हड्डियों का बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो क्या करते हैं, जो ट्राइबल्स हैं उनको जो कंपनी वाले हैं वो पैसे खिलाते हैं, और वो क्या करते हैं कि भाई इतने बड़े ग्रासलैंड में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कौन सा जानवर कहाँ है। तो वो ट्राई करते हैं कि एक काम करते हैं, रात में मांस छुआ के आ जाते हैं, रात भर में वो पूरा ग्रासलैंड साफ़ हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब ग्रासलैंड साफ़ हो जाएगा तो हड्डियाँ थोड़ी जल जाएंगी, तो उन्हें हड्डियाँ सीधी सीधी दिख जाती है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाएंगे और वो जो कंकाल उस ग्रासलैंड में पड़े हुए हैं उन्हें उठा के ले आएंगे। तो इस टाइप से जानबूझ के उस जंगल में आग लगाई, किस लिए, वो कुछ हड्डियों के चक्कर में। हालांकि मरते उसमें बहुत सारे हैं, वो उन्हें छोड़ दो, लेकिन इनका हड्डियों का इंटरेस्ट है। दूसरा है जैसे आसाम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर क्या है, आसाम में रहते हैं, अपने जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें है गैड़ा, और गैड़ों को चाहिए घास, और घास हरी वाली जो अच्छी हो, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, हरी हो। अब घास जब बहुत बड़ी हो जाती है, इसे बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, लगभग काफ़ी बड़ी हो जाती है, 10-10, 12-12 फीट के ऊपर, 15-15 फीट तक हो जाती है। जो बड़ी बड़ी ग्रास है, इस ग्रास से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे जो खा सकते हैं वो तो पूरा रूखा पुराना पार्ट हो गया है, और वो इतना हार्ड हो गया है कि गैड़ा वगैरह खा नहीं पाते उसे। दूसरा जो पुरानी भी ग्रास है उसमें न्यूट्रिएंट कुछ ज़्यादा है नहीं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक टाइम के बाद उसमें लगा देते हैं आग। आग लगने से क्या है कि पूरा एरिया साफ़ हो जाता है, बर्न हो जाता है। अब जब बर्न होगा तो क्या होगा, एक तो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होगा, और फिर यहाँ पर जो ग्रास बनी वो एकदम नई तेज़ी से नई ग्रास पैदा करता है। नई ग्रास बनेगी तो गैड़ों को खाने के लिए ग्रास हो गई। तो इस टाइप से क्या है, इंटेंशनली लगाई। अब एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि अब ऐसे में गैड़े घुसे हुए हैं तो किसी को दिखेंगे नहीं। आपने काजीरंगा बनाया है टूरिज्म के लिए, गैड़े दिखेंगे नहीं तो आएगा कौन, जबकि ऐसे ग्रासलैंड में गैड़े दिख जाएंगे। तो वो भी है उसका पर्पज़, एक बैकग्राउंड इंटेंशन वो भी है। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पर न्यू स्प्रूट को प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट फायर लगाते हैं। अब होता क्या है, कई बार उन्हें फॉरेस्ट फायर लगा दी, अनकंट्रोल हो गई, उसने अदर एरिया में लग गई। एक और पर्पज़ है, जब आप लोगों की ट्रेनिंग क्या शायद है, जब पोस्टिंग हो जाएगी तब आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे कोई टाइगर वाला एरिया है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं एक बार घूमने गया था बोरी टाइगर रिजर्व, ये है महाराष्ट्र में पड़ता है। अब उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा एक ग्रासलैंड है, बीच में चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, इधर ये बड़ा सा ग्रासलैंड है। अब ये ग्रासलैंड में क्या है कि जो अपने हिरन है, डियर जो है वो घास खाते हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर इसमें एक बार फॉरेस्ट फायर लग गई, ये पूरे ग्रासलैंड को साफ कर देंगे। पूरा ग्रासलैंड जल गया तो इतने सारे जो डियर हैं वो यहाँ घास खा पाएंगे नहीं, वो कहीं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। उनके शिफ्ट होने का इम्पैक्ट पड़ेगा टाइगर की पॉपुलेशन पर, क्योंकि उन्हें फिर डियर नहीं मिलेंगे खाने को। तो फिर क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये लोग, इस टाइप से। मैं जस्ट बड़े बड़े ब्लॉक बना देता हूँ, और ये इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल तरीके से इस एरिया को जला देंगे, इस एरिया को जला देंगे, इस पट्टी को जला देंगे, एक छोड़ के एक को जला देंगे। इससे क्या होगा कि इन्हें ग्रासेस भी बनी रहती है, और बीच बीच में छोटी छोटी सी स्ट्रिप छोड़ देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर फॉरेस्ट फायर लगी तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इस टाइप से ग्रास लैंड में फायर फैल नहीं पाती है, तो ग्रासेस बची रहती है, तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो बचा रहता है। और इसका रिजल्ट है कि वहाँ पर जो एनिमल हैं वो हैं, हिरण वगैरह हैं, वो उस एरिया में बने रहते हैं। तो फिर टाइगर अपना आराम से हंटिंग वगैरह के काम चलता रहता है, तो दोनों ही एम्प्लॉयमेंट बचा रहता है। तो ये है कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, अपने तीनों कॉजेज हो गए। अब एक आता है फॉरेस्ट फायर का क्लासिफिकेशन, कि फॉरेस्ट फायर को क्लासीफाई करिए। अब क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेस हो सकते हैं, यहाँ पर अपन 2 बेस को लेके चलेंगे। एक तो ये हो सकता है कि कौन सी एजेंसी है जिसने फॉरेस्ट फायर क्रिएट की। तो जो अभी अपने 3 कॉजेज थे, नेचुरल, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल फॉरेस्ट फायर, 3 तो अपने ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। दूसरा अपन क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट फायर है उसका लेवल क्या है, बिल्कुल ग्राउंड पे है, सरफेस पे है, एवरेज है और क्राउन वाला है। तो उसके हिसाब से अपन 4 में बांटते हैं। ग्राउंड, इन्हें ध्यान से देखें,
ग्राउंड, क्रीपिंग, सरफेस और ग्राउंड फायर, क्योंकि यहाँ अक्सर हम लोगों को इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड फायर को। देखो, ग्राउंड फायर का मतलब क्या है, कई बार जंगल में आग लग जाती है, वो बिल्कुल जो सरफेस है, सरफेस के पास जो पड़ा हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जलता है उसमें, बिल्कुल ना तो कोई धुआं मिलेगा। बस आप जब जंगल में जाओ तो आपको वहाँ पर काला काला सा एरिया दिख जाएगा, बिल्कुल काला काला मिलेगा, लेकिन ना तो वहाँ पर कभी कोई आग दिखती है और ना ही कभी धुआं होता है। उसे बोलते हैं ग्राउंड फायर। नो फ्लैम मार्क्ड बाय कांस्टेंट ब्लैक स्मोल्डरिंग, केवल काला काला सा वो दिखता है। कई बार ये लगता है कि अजीब टाइप की क्या सड़ गया है ये, लेकिन वो काला काला सा हो जाता है, वो अपने आप आराम से बैकग्राउंड में, उसे बोलते हैं ग्राउंड फायर। इसके बाद फिर आता है क्रीपिंग फायर। क्रीपिंग फायर मतलब इसमें थोड़ी सी हल्का हल्का सा धुआं होगा, आग लगी होगी, पत्तियां में धीरे धीरे जल रही होगी, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जब हवा नहीं चल रही है, तो आग आराम आराम से लग के चल रही है, आपको दिख रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, धुआं धुआं हो रहा है, मतलब मौसम थोड़ा धुआं धुआं टाइप का है, वो है क्रीपिंग। लो फ्लेम होगी, धुआं होगा और आग धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर हवा तेज़ चले तो आग थोड़ी तेज़ चलती है, इसे बोलते हैं सरफेस फायर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ग्राउंड फायर मतलब ग्राउंड जीरो, इसमें तो ग्राउंड में ही है, ज़मीन के अंदर है, ऊपर कुछ दिखता नहीं है, ना कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, वो है ग्राउंड। क्रीपिंग का मतलब क्या है, कोई चल रहा है, क्रीपिंग रेंग रहा है, रेंग रहा है यानी कि यहाँ पर जो आग है वो धुआं भी है, आग भी है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अगर सरफेस है वो तेज़ी से दौड़ रहा है। अब सरफेस फायर के साथ क्या होता है, जब भी जहाँ पर भी सरफेस फायर लगती है, जैसे उत्तराखंड में है वो सरफेस फायर ही सबसे स्टार्टिंग में लगती है। अब किसी ने बीड़ी फेंक दी सुट्टा मार के तो वो सरफेस में ही लगती है। अब यहाँ होता क्या है कि अपने बहुत सारे क्लिम्बर होते हैं, ये पेड़ पे सीधे ऊपर चढ़े होते हैं, तो ये सरफेस फायर है, ये क्लिम्बर को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाती है, और फिर जब ग्राउंड में लगना शुरू होती है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। अब ये ग्राउंड फायर कॉनिफर्स में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉनिफर्स जो अपने ट्री हैं उनमें होता है रेजिन, पत्तियों में भी है। अगर कॉनिफर्स की जो लीव्स हैं उन्हें देखो तो वैसे ही निडल शेप की है, तो बहुत निडल शेप की चीज़ें बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। ऊपर से इसमें रेजिन बहुत ज़्यादा होता है, रेजिन तो एक टाइप से पेट्रोल है, ये तो ऐसे समझ लो कॉनिफर्स जैसे पेट्रोल मुँह में डाल करके ऐसे बैठे हैं, जैसी आग मिली फू करके निकल लेते हैं, तो वैसे ही इनकी कंडीशन है। तो ये रेजिन की वजह से ग्राउंड फायर कॉनिफर्स में बहुत ज़्यादा लगती है। अब बात आती है डैमेज की। जब फॉरेस्ट फायर लगती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट फायर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें क्या हैं फॉरेस्ट फायर लगने से और पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। नेगेटिव का जो अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पढ़ा था वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। दूसरा क्या देख सकते हैं, देखो फॉरेस्ट में आपको क्या चीज़ें मिल रही है। आप देखो डैमेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद नहीं आते हैं, तो वहाँ पर बस सबसे पहले हमें देखना है स्टेक होल्डर के हिसाब से कि ये अपने पास रहा फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट फायर लगेगा तो एक तो स्टेक होल्डर रहा अपना ट्री वाला, एक नंबर। दूसरा कौन सा है, ग्राउंड वाला कंडीशन। तीसरा इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ। तीसरा स्टेक होल्डर है, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट सभी आ जाते हैं। फोर्थ है अपना एटमॉस्फेयर, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो चार तो सीधे सीधे स्टेक होल्डर इसमें बन रहे हैं। तो जब आप इसे करोगे तो इन चार चीज़ों को देखोगे। अब इसमें क्या है, डैमेज ऑफ लोकल फोना फ्लोरा। सीधी सी बात है, जब आग लगती है तो जनरली जहाँ पर भी आग लगती है वो पूरा एरिया साफ़ हो जाता है। तो बहुत सारा जो एनिमल्स है उन्हें तो मरना ही होता है, या तो वो आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके मर गए, या फिर अगर वो बच भी गए तो वो और बुरी तरह से मरते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा फूड चेन है वो तहस नहस हो चुका होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उसमें लगभग 10 मिलियन का डाटा बताया जा रहा है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के आसपास। लेकिन जहाँ तक अदर जो हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शायद है लगभग 2 से 3 करोड़ जो एनिमल हैं उनकी डेथ हुई है उसमें। बस डाटा पहले इसलिए नहीं आता है कि भाई
वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, तो उन पर प्रेशर आ जाता है। उसमें दिक्कत ये है कि जब एक बार पूरी हैबिटेट जो है वो इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है, तो जो बचे हुए एनिमल हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, वो भूख के मारे मरते हैं। जैसे एक उल्लू बच गया तो उसकी फूड चेन बर्बाद है, वो खाएगा क्या? तो उससे तो बस हंगर स्ट्राइक में मरेगा वो। तो ये डेथ बहुत होती है इसमें। डैमेज ऑफ लोकल फ्लोरा एंड फोना, यानी कि कई बार इसका ये होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो केवल एक लोकल एरिया में है वो तो लगभग एक्सटिंक्ट ही हो जाती है, दुनिया ही से गायब हो जाती है, क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर छोटी सी हैबिटेट में थी, वहीं आग लग गई, सब कुछ खत्म। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो वाटर सेट है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है। भाई ये वाटर सेट है, एक एरिया है, आपने पूरे 20-25 साल से उसे मैनेज कर रहे थे, एक दिन में पूरा साफ़ हो गया। अब रेनफॉल होती है तो कोई रोकने वाला कुछ है नहीं, तो फिर वो डिग्रेडेशन उसका शुरू होता है, क्योंकि नई वेजिटेशन आने में टाइम लगेगा, तब तक ये डिग्रेड हो जाता है। फिर अपना वही एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ओजोन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उनके एस्पेक्ट को ले सकते हो। यहाँ पर आता है अपना सॉइल एक्सपेक्टेशन, सॉइल इरोजन, क्योंकि आपने इस टाइप से करके सॉइल को एक टाइप से ओपन कर दिया। सॉइल ओपन है तो वही है सॉइल इरोजन है, चाहे वाटर से हो या विंड से हो, तो इरोजन का एक एस्पेक्ट वहाँ सीधा सीधा जुड़ जाता है। बर्न डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी गिरती है, क्योंकि जब देखो जब आग लगती है तो वो इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि सॉइल की सरफेस पे जो भी पेड़ ने बहुत सारा जो बरसों का, हज़ारों सालों का, या जो भी है 15-20 सालों का जो ऑर्गेनिक मैटर नीचे डिपॉजिट हुआ था, पहला वो पूरा ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म, पूरा जल जाता है। दूसरा, उस सरफेस पे जो एनिमल्स थे जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते थे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, इंसेक्ट हो, यानी कि जो माइक्रो फ्लोरा और फोना थे जो सॉइल के थे, वो सब के सब बर्बाद, सबकी डेथ। तो ये लोकल इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये है कि डैमेज हुआ, प्लांट बर्न हुए, उससे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिला, लेकिन वो जो है जो प्लांट की जो एस मिलती है वो एस में ऑर्गेनिक ना होकर केवल मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तो गया, उसमें केवल मिनरल्स मिलेंगे, कार्बन की चीज़ें मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन जो न्यूट्रिशियस चीज़ें थी वो बर्बाद हो गई। ये तो ऐसा है कि आपसे हज़ार रुपए के नोट्स ले लिए जाएं और अब 10-10 रुपए के नोट्स पकड़ा दिए जाएं, तो वैसे ही है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, वो तो गया ही गया। क्रॉप कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इस चीज़ को लो। अब होता क्या है कि कोई एक इकोसिस्टम था, आपने उस इकोसिस्टम को एकदम हटा दिया, एरिया बिल्कुल खाली हो गया है। अब बिल्कुल खाली एरिया में जब बाहर से सीड आएंगे वो वहाँ पर सक्सेशन करेंगे। आज के टाइम पे क्या है, एक्जोटिक स्पीसीज जो हैं, जैसे कि अपने गाजर घास है, गाजर घास के साथ क्या दिक्कत है, गाजर घास है, लेंटाना कैमरा है, और 3-4 जो वीड हैं, जिन्हें वीड बोलते हैं, जो एक्जोटिक हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये जंगल में ज़्यादा पेनिट्रेट तब तक नहीं हो पाते हैं जब तक ऊपर से कैनोपी है, क्योंकि जो पुरानी वेजिटेशन है वो इन्हें जगह नहीं देती है। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट फायर लग गया, जगह ओपन हो गई, ये तो वैसे ही छोटे वाले होते हैं, ये तेज़ी से ग्रोथ कर जाते हैं, अपने प्लांट उतनी तेज़ी से कर नहीं पाते हैं, तो पता पड़ता है कि जब तक वो है तब तक इन्होंने उस पर जाके कब्जा कर लिया, काम तमाम। तो इस टाइप से वहाँ का क्रॉप कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और एक कंपोजिशन शिफ्टिंग में जैसे बम्बू वाला है तो उसे भी यहाँ पर लगा सकते हो। लोकल की जो इंसेक्ट पेस्ट है, फंगल अटैक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उस एरिया की। एक ये पिक्चर से भी समझ सकते हो कि चीज़ें अगर ना समझ में आए, ध्यान में ना आए, जब इस पर लिखना हो तो उसमें आप वही चीज़ों को ध्यान दोगे। एक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखो, जब ये होता है तो वाइल्ड एनिमल पे क्या बीतती है उसे देखो। सॉइल जो है उसका क्या है, अपने पेड़ों के साथ क्या हुआ उसको देखो, तो अपने एक एवरेज जो क्या लिखना है वो चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये है कि जो केस स्टडी है, अब ये एक उत्तराखंड की है, मुझे डिस्ट्रिक्ट तो याद नहीं है, ये रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पोस्टर निकाला था, उसमें लिखा था वो जो एक मूवी थी दबंगा, उसका टाइटल था कि भाई मुझे थप्पड़ से पता नहीं क्या जो भी था, तो उन्होंने लिखा थप्पड़ से डर नहीं लगता सांप, जंगल की आग से लगता है। अब यहाँ पर जब 2016 में जो आग लगी थी
उसी में लगभग अपने 4500 हेक्टेयर के आसपास का फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो गया था, 7 लोग मरे थे। ह्यूमन बीइंग इतना मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम का है वो बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाते हैं, और वो क्योंकि ग्लोबल उससे है, ओशियन से, वो अपने जो ग्लेशियर्स हैं उससे लिंक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ लिंक हो जाती हैं, उसे देख लेना। इसके साथ साथ यहाँ एक केस स्टडी और दी गई है, जिसमें जो अपना ऑस्ट्रेलिया की फायर थी उसकी बात की गई है। इसमें है 25 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड उसमें लगी है, 3 बिलियन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, 3 बिलियन का मतलब हुआ 300 करोड़। मतलब मैं जो आपसे 1 करोड़ की बात या 10 करोड़ की कर रहा था वो शायद डाटा सही नहीं था, तो ये 3 बिलियन का है, ये ज़्यादा प्रॉपर वे में है, मुझे गलत याद होगा। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के आसपास, तो 300 करोड़ के आसपास तो जो टेरेस्ट्रियल वो थे वो सब खत्म हो गए। दूसरा है अमेजन रेन फॉरेस्ट का, लास्ट टाइम जब 2019 में, क्योंकि 20 में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 19 में उस टाइम पे एक ब्राज़ील का कोई समिट चल रहा था, G20 का शायद समिट था, जिसमें ब्राज़ील आया था। तो उस टाइम पे ये जो अपने G20 कंट्रीज थे, स्पेशली यूरोपियन, ये उसे फोर्स कर रहे थे कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हें ये ब्राज़ील में फॉरेस्ट फायर है उसे रोको। हालांकि उस टाइम पे ये बातें चल रही थी कि ये जो नाटो ग्रुप है, ये कोई डेवलपिंग कंट्री है, उससे बोलते हैं कि तुम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे ख़त्म ना करो, अपने जंगल को ख़त्म मत करो। लेकिन ये उन पे तो पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन इनके पास जो ज़मीन है उस पर कभी ये एफॉरेस्टेशन का काम नहीं करना चाहते। जैसे कि यूरोपियन है, फॉर एग्जांपल के लिए फ्रांस ले लो, वो दूसरों को ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीज़ों का ज्ञान फैलता रहता है, लेकिन उनके पास जो खुद की प्रॉपर्टी है, जो खुद के पास बड़ी बड़ी ज़मीन है, उस पर वो जंगल खुद से नहीं उगाना चाहते, क्योंकि वो फिर समझते हैं कि भाई फूड वाला है, हमारी सिक्योरिटी की है, तो वो दूसरों को बोलने के लिए ज्ञान होता है, बस वैसी चीज़ें चलती हैं। तो ये केस स्टडी पढ़ लेना इसमें। और इसमें साथ में एक बात और आती है कि फॉरेस्ट फायर है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट फायर हमेशा नेगेटिव हो, हर चीज़ की लाख बुराइयाँ हों, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो भाई एक फॉरेस्ट फायर में अगर आपसे जब कोई ज़बरदस्ती आपके गले में उंगली दे और पूछे बताओ भाई अच्छाइयाँ क्या है फॉरेस्ट फायर में, तो आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो। जैसे कि जब कहीं फॉरेस्ट फायर लगती है तो उस एरिया को पूरे को साफ़ कर देते हैं, तो नई स्पीसीज को वहाँ आने में, यानी कि एक टाइप से नया सक्सेशन होने के लिए एक चांस मिलता है, एक पॉजिटिव चीज़ भी है। दूसरा, जब कहीं फॉरेस्ट फायर लग जाती है जंगल में, तो उस पूरे एरिया के जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हो वो सब खत्म हो जाते हैं। एक टाइप से लाभदायक इंसेक्ट मरे तो हानिकारक भी मरे, तो कम से कम उस एरिया में जो भी नई स्पीसीज आ रही हैं उन्हें कुछ हद तक अगले 10-15 साल तक किसी भी टाइप की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि डैमेजिंग वाले सब के सब मर चुके हैं। तो एक टाइप से इंसेक्ट पेस्ट फ्री, यानी कि हाइजीनिक इन्वायरमेंट हो जाता है। कई बार क्या फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा डेंस है वहाँ पर नई जनरेशन ग्रोथ नहीं कर पाती है, सीट पड़े ऊपर से सेड बहुत ज़्यादा है, तो ये फॉरेस्ट फायर एक टाइप से पुरानी वेजिटेशन जो पुराने हो चुके हैं, यानी कि ऐसे समझ लो कि आपके मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो चुकी हैं, नए स्टार्टअप को जगह ही नहीं मिल पा रही है। तो ये फॉरेस्ट फायर क्या कर रही है, जो पुराने पेड़ है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको उड़ा देती है रात रात में, तो नए स्टार्टअप्स को, नई जो सीड्स हैं उन्हें ग्रोथ करके नए पेड़ बनाने के लिए एक जगह मिल जाती है। तो एक टाइप से ये पॉजिटिव चीज़ है। कई बार फॉरेस्ट फायर न्यू सूट बेटर फूड प्रोड्यूस हो जाता है। असम वाली केस है कि कैसे हम वो ग्रासलैंड वाले एरिया में फॉरेस्ट फायर लगा करके हम न्यू सूट को स्प्राउट करते थे, जिससे ग्रास जो है ग्रासेस है, जो अपने गहरे हैं, उनको घास खाने को मिल जाए। अब यहाँ तक अपना फॉरेस्ट फायर था वो कंप्लीट हो जाता है। फॉरेस्ट फायर का नेक्स्ट मुद्दा बचता है कि आखिर हमें ये फॉरेस्ट फायर जो लग रही है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अब देखो, फॉरेस्ट फायर में कोई भी फायर हो उसके 3 पॉइंट होते हैं। एक तो है हीट जो इंड्यूस करेगा, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है ऑक्सीजन। अब अगर आपको फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है तो इन तीनों में से किसी भी एक को आप हटा दोगे, फॉरेस्ट फायर ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये कोई घर में तो फायर लगी नहीं है। जैसे अपने घर में लगती है तो अपन लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे किसी टॉकीज में जाओगे आप फिल्म देखने के लिए, कहीं भी जाते हैं तो वो एक सिलेंडर लगा होता है CO2 गैस का,
तो वो छोड़ देते हैं, तो उस एरिया में क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर देते हैं। तो वही फ्यूल और हीट बनी रहा, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो जाती क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। जंगल में लगी है, खुला आसमान है, ऑक्सीजन को तो ख़त्म कर नहीं सकते, फ्यूल की कमी है नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कैसे भी करके ये जो हीट है उसको ख़त्म करो। अगर हीट ख़त्म हो गई तो आपने काफ़ी हद तक फॉरेस्ट फायर को रोक लिया। तो पहला काम होता है कि आखिर ये फॉरेस्ट फायर है उसको रोका कैसे जाए। तो देखो, पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि फॉरेस्ट फायर लगने से पहले रोकना। तो उस केस में हम लोग काम करेंगे फ्यूल पे, कि कैसे भी करके फ्यूल को कम किया जाए। और अगर फॉरेस्ट फायर लग चुकी है उसे बुझाने का काम करना है तो फिर ये काम नहीं करते, फिर अपन को हीट पे काम करना पड़ता है। तो पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको देख लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स में अपना पहला तरीका ये है कि आपके पास जंगल है, जैसे कि एमपी का ले लेता हूँ। एमपी के पास जंगल में आप 100 हेक्टेयर में देख लोगे, सभी की सभी जैसी गर्मी आती है पूरे के पूरे जो पेड़ हैं सब ने अपनी पत्तियाँ झड़ा के खाली खड़े हो गए। पूरे जंगल का जो नीचे का एरिया उसमें पत्तियाँ पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे केस में क्या, नीचे फ्यूल बहुत पड़ा है। तो ये आपका काम है कि फॉरेस्ट फायर ना लग पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि ये पूरा जो एरिया है वहाँ पर जो प्योर क्रॉप खड़ी है वहाँ पर बीच बीच में कुछ एवरग्रीन पेड़ों को लगा दो। इससे क्या होगा कि वो पूरा पेड़ जो एरिया है वो बिल्कुल सूखा नहीं होगा कभी भी। यानी कि आपको कुछ सिल्वीकल्चरल तरीके अपनाने होंगे जिससे वहाँ मिक्सअप टाइप की वेजिटेशन आ जाए, जिससे पूरा एरिया बिल्कुल सूखा सा ना हो, जिससे फॉरेस्ट फायर आसानी से ना लगे। क्योंकि जो ऊपर से रेडिएशन से जो उस एरिया को हीटअप किया जा रहा है, जो एवरग्रीन वेजिटेशन है वो कुछ हद तक उस हीटअप को कंट्रोल कर लेगी। दूसरा तरीका ये है कि फॉरेस्ट फायर के लिए सबसे आसान जो सोर्स होते हैं आग पकड़ने के, वो होती हैं ग्रासेस, घास। वो गर्मियों में सूख जाती है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो अपना काम है कि जैसे कुछ 2,4-D ऐसी चीज़ें हैं जो है हर्बिसाइड, इनको लगा दो, इनको छिड़क दो। इससे क्या होगा कि वो ग्रासेस जो है उन्हें साफ़ कर दो। या फिर हम कंट्रोल ग्रेजिंग को यूज कर सकते हैं। ग्रेजिंग से क्या है, गांव वालों से बोल देंगे कि भाई काम करो, अगले 4 दिन तुम्हें इस वाले पूरे ब्लॉक की जो ग्रास है उसे ख़त्म करना है। तो पूरा गांव की जितने भी एनिमल थे सबको छोड़ दिया, 3-4 दिन में वो ग्रास खा गए। तो ग्रास कुछ हद तक मेंटेन हो जाती है। तो इस टाइप से अपन ग्रेजिंग को यूज कर लेते हैं। हर्बिसाइड वगैरह बस इसमें पैसे वगैरह लगेंगे। एवरग्रीन ट्री है, फायर रेजिस्टेंट ट्री स्पीसीज है, इनको भी हम बीच बीच में लेके आ जाएंगे। या फिर अपने पास जो भी फॉरेस्ट एरिया में जो अपने पास कंपार्टमेंट था, जैसे आपके पास फॉरेस्ट जो एरिया है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ब्लॉक है, बटा हुआ है। तो आप क्या करोगे, कंपार्टमेंट की जो बाउंड्रीज है उस पर ऐसे एवरग्रीन ट्री या जो अपने फायर रेजिस्टेंट ट्रीज हैं उनकी प्लांटेशन का काम कर दोगे। एक आता है फायर लाइन्स बनाना। फायर लाइन्स है उसे देखते हैं, आगे देखेंगे कि फायर लाइन्स क्या होती है। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे तो हम फास्ट 3.0 को पढ़ ही चुके हैं। रिमोट सेंसिंग वाला जो अपना था कि कैसे कहीं भी फॉरेस्ट फायर लगती है तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग से, तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम है। हमें वॉच टावर वगैरह को भी प्रमोट करना पड़ता है क्योंकि हर जगह वो ऊपर का सिस्टम नहीं कर पाता, तो नीचे धीरे धीरे करके वॉच टावर बढ़ा देते हैं। तो वॉच टावर फॉरेस्ट फायर में भी काम आते हैं। वाइल्ड एनिमल है, पूचर्स है, उन पर भी नज़र रखने में काम आ जाते हैं। और लोगों को एजुकेट करना होता है कि भाई ये यहाँ पर सुट्टा मारने मत आया करो क्योंकि वो लग जाती है, और अगर पीवी लिया है घर वालों से दुख के तो बुझा के जाया करो। और कुछ उन पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दो। ऐसी एरिया जहाँ अक्सर फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जहाँ प्लांटेशन है, कॉस्टली मीन्स महंगी वेजिटेशन है, तो वहाँ पर लोगों से बोलो कि भाई ऐसा है, इस एरिया में बेटर है मत आओ। अब इसमें 2 चीज़ें और करते हैं अपन, एक तो आएगा फायर लाइन और दूसरा आता है कंट्रोल बर्निंग। अब इसमें देखते हैं फायर लाइन का कहाँ है। देखो फायर लाइन, चलो फायर लाइन या फायर ब्रेक पहले चीज़ समझते हैं। फॉरेस्ट में क्या करते हैं कि जो अपने कंपार्टमेंट वाला एरिया है उसमें बीच बीच में ऐसा स्पेस कर दिया जाता है जिससे क्या हो कि अगर आग इधर से लगी तो इसने इस वेजिटेशन को तो साफ कर दिया लेकिन ये इसे लाइन को क्रॉस ना कर पाए। तो ये जो बीच में जो
इस टाइप के एरिया क्लीन कर दिया जाता है, इसे या तो बोल सकते हो फायर लाइन या फायर ब्रेक, जो फायर को ब्रेक करता हो। अब ये कितना भी हो सकता है, 6 से लेकर 30 मीटर 40 मीटर तक हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है और भी आगे है। जो अपनी हिली रीजन है, पहाड़ी जो एरिया है, वहाँ पर कई बार इस टाइप से पत्थरों की बना दी जाती है फायर लाइन्स। ये पत्थरों की फायर लाइन्स के 2 बेनिफिट हैं। एक तो जैसे इधर फायर लगी तो ये पत्तियों में लगी, उधर क्रॉस नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है कि जो पहाड़ियों में अगर कोई भटक जाए, ये आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर कोई वॉच टावर है, एक वॉच टावर लगा हुआ, मतलब एक लकड़ी का एक बड़ा ऊंचा सा मचान है जिस पे कोई फॉरेस्ट गार्ड बैठा होता है। तो ये जो पत्थरों की स्टोनिंग की जाती है वो इस टाइप से की जाती है कि ये जो वॉच टावर है उसकी साइड की जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भटक गया जंगल में और उसे ऐसी कहीं रेलिंग मिल गई तो ये देखिए कि इसका डायरेक्शन किस साइड को है। तो जिस साइड को है वो, जिस साइड को साइन कर रहा है उस साइड को वो मूव करेगा तो आराम से इस वॉच टावर पर पहुंच जाएगा। और भटका हुआ आदमी एक बार वॉच टावर पर पहुंच गया तो कम से कम वहाँ जिंदा तो बचेगा। फिर बाद में कभी न कभी फॉरेस्ट गार्ड मिल जाएगा तो वो घर पहुंच जाएगा। तो ये रहा अपना फायर लाइन का इशू था। अब अपने वापस पहुंचते हैं। एक तो फायर लाइन जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, दूसरा इसमें करते हैं हम लोग कंट्रोल बर्निंग या अर्ली बर्निंग। कंट्रोल बर्निंग का मतलब है, जैसे आपको यहाँ पर समझाया था कि जो नेशनल पार्क वाला एरिया है, ये वाला एरिया है आपके पास, जो अपने पास ये एरिया था बोरी वाला, इसमें क्या कर रहे थे, इस पूरे ग्रासलैंड वाले एरिया में कि फॉरेस्ट फायर ना लगे तो लगने से पहले अपन छोटे छोटे से पैच बना के उस पैच को साफ कर देते थे। यानी कि कंट्रोल तरीके से वहाँ के जो मटेरियल था उसे पहले ही रिमूव कर दिया, उसकी जो सीजन है उससे लगने से पहले ही। तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल बर्निंग या अर्ली बर्निंग। फॉरेस्ट फायर लगे उससे पहले हमने उसे निपटा दिया। कई बार ऐसे टर्म यूज करते हैं प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट वाले सिस्टम होते हैं उनमें पहले से बता दिया जाता है कि भाई ये एरिया है, यहाँ पर हमें कब फॉरेस्ट फायर लगानी है, कंट्रोल तरीके से लगानी है, जिससे उस एरिया को साफ करना है। तो वो होती है अपनी प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग या अर्ली बर्निंग या कंट्रोल बर्निंग। अब इसके वही है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वही है कि पहले से साफ कर देंगे तो फॉरेस्ट फायर की जो है इंसिडेंस है वो कम हो जाते हैं, या फिर कहीं हो भी गया तो ना कंट्रोल, उसकी स्पीड जो है उसे आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा है रेमेडियल मेजर्स। अगर कहीं फॉरेस्ट फायर लग गई तो क्या किया जाए। तो देखो, जब लग चुकी है तो ऑक्सीजन कंट्रोल कर नहीं सकते, फ्यूल पहले से ही जंगल में अवेलेबल है। तो अब एक ही तरीका है कि उसकी जो हीट है उसे रिमूव किया जाए, हीट को हमें ख़त्म करना है। हीट का एक ही तरीका है। अब अगर वहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो लगी है वो कम है, हल्की है, छोटी है, उस केस में अपन सीधा डायरेक्ट एक्शन पे उतर आते हैं। पानी छिड़क दिया यानी कि हीट गिरा दी उसकी, या फिर इस टाइप से झाड़ू जो ब्रूम है उसे बनाया और ठोक पीट दिया। इससे भी वो एरिया जो है वो लगभग आग जो है वो दब जाती है, क्योंकि आग का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट जो फायर है वो बहुत बड़ी लग गई हो, ये तो वो केस में जब छोटी लगी हो, बड़ी लग गई हो तो उस टाइप पे अपने पास 2-3 तरीके हैं। जैसे एक होता है इस टाइप के, आपने केमिकल का स्प्रे देखा होगा। एक केमिकल में होते हैं जैसे बेंटोनाइट है, एल्जीनेट वगैरह है, ये केमिकल्स को यहाँ छिड़क दिया जाता है पेड़ों पे। ये केमिकल जो है ये होता है एक टाइप से हीट रेजिस्टेंस। तो ये अगर किसी पत्ती पे है, जैसे मैं हीट के कांटेक्ट में आई कोई लीफ, तो सपोज ये हीट को जैसे से 80 या 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला, ये पत्ती जलने लगेगी। ये केमिकल पड़ा है तो ये इसे आप 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी ये जल पाएगी, क्योंकि ये जो लेयर केमिकल ने बनाई है वो एक टाइप से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, रिटार्डेंट का काम करता है। तो ये भी फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये एक टाइप से रोकती तो नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत हद तक थम सी जाती है। दूसरा है अपने पास पानी, जो अपनी बम्बी बकेट होती है, वो एक बड़ी सी बकेट होती है, या फिर यहाँ पर इन्होंने ऐसा एक ट्यूब सा होता है, उसमें भर के ऐसा पूरा पानी स्प्रे कर दिया जाता है, तो उससे कर लेते हैं जब बड़े लेवल पे हो। तीसरा एक तरीका होता है कि जब वहाँ पे कुछ नहीं बन पा रहा है तो काउंटर फायर करते हैं।
काउंटर फायर में क्या है कि जैसे फायर है वो इधर से इधर लगी हुई है, बहुत बड़ी है, आप कितना भी छिड़क रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे? देखो इतने पूरे एरिया को तो साफ़ करना पॉसिबल है नहीं, तो ये देख लेते हैं कि हम इस एरिया को साफ़ करेंगे। चलो सब साफ़ करने में हमें लग रहे हैं 4 घंटे, तो फॉरेस्ट फायर को वहाँ पर पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगे हों, इतने पीछे हम चले जाते हैं। और फिर कोई देखते हैं कोई नेचुरल ऑब्स्टेकल है क्या, कोई बाउंड्री मिल जाए, कोई तालाब वगैरह मिल जाए, जहाँ मिल गया उससे हम इधर एक बड़ी सी पट्टी जो है उसे साफ़ कर देते हैं और इसे इधर साफ़ कर देते हैं। इसे बोलते हैं फायर ब्रेक या फायर लाइन। और इस फायर लाइन से फायर इधर से इधर आ रही है, हम उसकी अगेंस्ट उल्टी डायरेक्शन में जो वेजिटेशन है उसे जलाना साफ़ कर देते हैं। इस टाइप से क्या होता है कि हम काउंटर कर देते हैं, फायर के काउंटर करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये जब इधर पहुँचे उससे पहले ये पट्टी पूरी साफ़ हो जाए, तो एक बहुत बड़ा पैच हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब फॉरेस्ट फायर लगती है और जब बहुत बड़े लेवल पे लगती है तो आपकी ये जो छोटी मोटी होती है ना 30 मीटर 50 मीटर की बेल्ट फायर लाइन वाली, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। उसे एक टाइप से लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि चादर की तरह उड़ती है। आग जो है इधर कोई पेड़ है उसका क्राउन सा पूरा उड़ के एकदम हीटअप में जाता है, तो जो फायर है वो बिल्कुल बड़े बड़े से गोले से उड़ के एकदम जाते हैं और फिर जो उड़ के गिरा है वो आगे 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर आगे जाके गिरता है। तो जहाँ पर वो जाके गिरता है वो फिर तो भाई आपके जो 20-30 मीटर क्या करेंगे, वो 200-250 मीटर लंबी जाके गिर रही है फायर, तो यहाँ से उड़ के उधर गिर रही, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो उसका एक ही तरीका होता है इस टाइप से काउंटर फायरिंग करो या बैक फायरिंग करो। जैसे बैक फायरिंग एक और यहाँ पर दिखाई गई है कि जैसे कहीं फायरिंग इधर से आ रही होगी, ये फायरिंग आ रही है, हाँ यहाँ से फायरिंग आ रही है, तो इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे करके इसे इधर से मिटाना, इसे जलाना शुरू कर दिया। या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि इधर से फायरिंग आ रही है तो इन्होंने नेचुरल बाउंड्री मान के इधर से बैक फायरिंग करना शुरू कर दी, कि इधर से भी मान लो। कुल मिला के ये कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पहले ही ख़त्म कर दिया। अब आता है इसमें फायर फाइटिंग टूल्स। लास्ट में कहीं क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ ले, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो उम्मीद बनी रहती कि कुछ अजीब से ना पूछ ले। तो फायर फाइटिंग टूल में क्या करेंगे, अपने नॉर्मल से हैं, कुल्हाड़ी है, फोड़ा है, गैती है, झाड़ू है, वही चीज़ है। अब इसमें कुछ और ऐसे टूल हैं जहाँ उम्मीद की जाती है इनकी कम से कम नाम हो। एक होती है पुलस की। पुलस की होती क्या, कुल्हाड़ी जैसे इधर है, इधर है गैती, यानी कि इधर फोड़ा जैसा है, इधर कुल्हाड़ी जैसी होती है, दोनों का मिक्सअप होता है, उसे बोलते हैं पुलस की। दूसरा होता है एक रैकर, फायर रैकर। इसे क्या होते हैं कि जो अपना फ्यूल मटेरियल है उसे ऐसे रगड़ देते हैं तो टूट जाता है, तो जो आग है, हल्की आग होती है, उसे बुझाने में आसान देते हैं। दूसरा है फायर ब्रूम। झाड़ू है तो आग को लास्ट में जो बीटिंग अप करते हैं उसे बुझाते हैं, उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है इसमें। लास्ट में फायर लाइन या फायर ब्रेक, तो इसको थोड़ा देख ही चुके थे कि क्या है कि भाई एक पटरी सा एक एरिया होता है जिससे अपन लोग साफ़ कर देते हैं। पर्पज़ यही है कि फायर जो है वो एक साइड से दूसरी साइड ना जा पाए। तो फायर ब्रेक वैसे भी हो सकते हैं, ऐसे स्टोन के बेल्ट भी हो सकते हैं, जैसे ये है स्टोन का हो सकता है। अलग अलग कंट्री में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये है कैलिफोर्निया का। इन्होंने क्या किया कि ये पहाड़ी है तो एक काम करो, मिट्टी डाल के पूरी बेल्ट बना दो, तो इधर से फायर जो है वो इधर जंप नहीं कर सकती इनकी। तो इस टाइप से भी कर लो, जैसी जिसकी मर्जी, जितना फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से कर लेते हैं। ये अपने यहाँ की कंडीशन है, जैसे यहाँ पर ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये बना रहा है, तो इस टाइप से हो जाती है अपनी। फायर लाइन पे कई बार ये पूछा जाता है कि फायर लाइन के टाइप बता दो, तो टाइप 2 होते हैं, एक इंटरनल है, दूसरी एक्सटर्नल है। एक जो फॉरेस्ट के अंदर है, जो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आग को जाने से रोके, या आउटर पेरिफेरल, यानी कि जो फॉरेस्ट के बाहर से फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोकती हो। फायर लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है? पहला तो सीधा से इम्पोर्टेंस है कि जो फायर है उसकी स्प्रीड को रोक रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो डिपार्टमेंट मूव कर रहा है, मूवमेंट के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करवा देता है। ब्लॉक कंपार्टमेंट है, उनकी बाउंड्री बनानी हो तो उसका काम कर देता है ये, ठीक है। और हिली रीजन में अगर सॉइल इरोजन जैसी कंडीशन है, तो जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है,
ये तो ये इस टाइप की चीज़ें क्या है, सॉइल इरोजन को भी, वाटर रन ऑफ जो है उसे भी रोकने में हेल्प करता है, तो वो काम आ जाता है। अब आते हैं अपने इसके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो भयंकर वाले हैं, इन्हें आराम से तुम देख लोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, इतनी लंबी सारी चीज़ें लिस्ट है उसमें। यहाँ पर अपना फॉरेस्ट फायर वाला जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा माइनिंग।